बस 5 फ्रैक्स हाँ कर दो। चलिए अपनी क्लास को हम स्टार्ट करें। बातें बंद करो भाई। हाँ तो ज़्यादा बच्चे हैं क्लास में। तो लास्ट क्लास में हम रिवर्स मॉर्गेज की बात कर रहे थे कि अगर कोई पर्सन जिसकी एज 60 से ऊपर हो चुकी है तो बैंक को वो अपना मकान गिरवी रख सकता है और उसके बदले में वो मंथली पेमेंट, क्वार्टरली पेमेंट या लमसम पेमेंट भी ले सकता है। बैंक हर 5 साल में उसके मकान का रिवैल्यू करेगा और अगर कुछ पेमेंट बढ़ता है तो उसको बढ़ा के भी देगा। ठीक है। और उस पर्सन को कोई टेंशन नहीं रहेगी कि वो रेंट या फिर जो लोन उसने लिया है उसको रीपे करना है। इसलिए इसको रिवर्स मॉर्गेज कह रहे हैं। मॉर्गेज में क्या होता है, प्रॉपर्टी आप गिरवी करते हैं और बदले में जो रेंट है वो आपको ही चुकाना पड़ता है। रेंट मतलब जो लोन आपको दिया है वो आपको चुकाना पड़ता है। रिवर्स मॉर्गेज में वो आपको नहीं चुकाना है, वो बैंक ही चुकाएगा। और वो बैंक किससे कवर करेगा, उस प्रॉपर्टी से कवर करेगा। ठीक है। तो अब इस केस में क्या होता होगा कि एक मकान जो बैंक ने अपने पास गिरवी रखा हुआ है, बैंक बदले में क्या देता रहेगा, इसका लोन का अमाउंट देगा, चाहे वो इंस्टॉलमेंट्स में दे चाहे एक साथ दे। और साथ साथ में क्या होगा बच्चों, इस पर वो इंटरेस्ट भी चार्ज करता रहेगा और बैंक अपना अकाउंट बना के रखेगा। इस अकाउंट में लिखता जाएगा भाई इस मकान के बदले में हमने इतना पैसा दे दिया है, इतना इंटरेस्ट का पैसा, इतना हमने लोन का अमाउंट दे चुके हैं प्रिंसिपल का। और जो बूढ़े माँ बाप है वो आराम से इस मकान में रहेंगे, मस्ती करेंगे। मस्ती तो क्या करेंगे, बुढ़ापे में क्या मस्ती करेंगे। चलो कोई बात नहीं, जैसा भी है जो भी करेंगे आराम से मकान में रह सकते हैं, वो कोई इनको बाहर नहीं निकालेगा। जहां तक प्रोविजन तो ये भी कहता है कि अगर कल को इनको कोई मेडिकल इमरजेंसी होती है तो वो भी बैंक इनकी क्या करेगा, सहायता करेगा। मेडिकल इमरजेंसी का भी कंटीजेंट के लिए भी इनको पेमेंट करेगा बैंक। कुल मिला के बैंक इनका गार्जियन बन जाएगा बच्चों। बस इनके पास क्या होना चाहिए, एक हाउस प्रॉपर्टी होना चाहिए। उस हाउस प्रॉपर्टी को वैल्यू किया जाएगा और वैल्यू करने के बाद में एक इंस्टॉलमेंट के अमाउंट या एक लमसम अमाउंट एक फिक्स किया जाएगा, उसी को बैंक देगा। आप ये मत सोचिए कि कोई भी प्रॉपर्टी में कितना मर्जी मिलेगा, नहीं। प्रॉपर्टी का बैंक भी अपना बिजनेस देख रहा है भाई। एक प्रॉपर्टी जो 1 करोड़ की है, बैंक क्या करेगा, उसके एवज में 60 लाख की इसको मानेगा। ठीक है। और इसकी इंस्टॉलमेंट्स पे करेगा। हर 5 साल में इस प्रॉपर्टी को रिवैल्यू करेगा, क्योंकि वैल्यू बढ़ेगी प्रॉपर्टी की तो ये लोन जो बैलेंस है वो आपको बढ़ा के दे दिया जाएगा। ठीक है। सब कुछ सही चलता रहेगा और एक दिन आएगा जब ये दोनों इस दुनिया को छोड़ के चले जाएंगे। साथ में ये मकान भी छोड़ के चले जाएंगे। मकान साथ में नहीं जाते, बता दूं आप लोगों को, यही रह जाते हैं सब कुछ। और उसके बाद में ये मकान किसका हो जाएगा, बैंक का। अब बैंक इस मकान पर अपना अधिकार लगा लेगा। सबसे पहले बैंक उन नलायकों को बुलाएगा जो इनके बच्चे थे। फोन करके बुलाएगा, चलो नलायकों इधर आओ, ये देखो आपके पिताजी ने हमें ये प्रॉपर्टी गिरवी रखी थी और पिताजी ने इंटरेस्ट का तो 10 लाख है और लोन का 50 लाख है, टोटल है 60 लाख। आप फर्स्ट प्रायोरिटी हम आपको देते हैं, ये 60 लाख चुका दीजिए और ये मकान की चाबी आप अपने साथ ले जाइए। चाबी बेटा, ये चाबी मकान के अपने साथ ले जाइए आप। हाँ बता, दिक्कत है? ताला कहाँ है? चलिए भाई, आप लोग ज़्यादा दिमाग लगाते हैं फालतू चीज़ों में। अगर वो नलायक बेटा 60 लाख रुपए दे देगा तो ये मकान उसका हो जाएगा, उसके बाद में वो कुछ भी कर सकता है। और अगर वो नहीं दे पाता तो फिर बैंक क्या करेगा, उसको ऑक्शन में डालेगा और उस प्रॉपर्टी को क्या करेगा, सोल्ड कर देगा, बेच देगा। बेचने से जो भी अमाउंट आएगा, मान लो बेचने से 70 लाख रुपए आया, तो बैंक सबसे पहले अपना इंटरेस्ट फिर अपना लोन एडजस्ट करेगा और साथ साथ में टैक्स का अमाउंट भी बैंक लेगा।
क्योंकि टैक्स भी तो इसी प्रॉपर्टी से आ रहा है बच्चों। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो आएगा वो जो टैक्स बनेगा वो बैंक इसी पैसे से रखेगा। मान लो पैसा टैक्स आ रहा है कितने का, 5 लाख रुपए का आ रहा है, तो बताओ बैलेंस कितना बच गया। ये 5 लाख लिफाफे में डाल के उस नालायक के जेब में डाल दिया जाएगा, ये ले भाई ये है तेरा, क्योंकि वो सही में लीगल हायर तो वही है उस प्रॉपर्टी का। ये है रिवर्स मॉर्गेज स्कीम बच्चों, जो मैंने आपको समझाई, तो पढ़ेंगे भी अपन। बट इसमें 2-3 चीजें आपको देखनी है। सबसे पहली बात, जब एक व्यक्ति अपना मकान बैंक को गिरवी रखता है तो उस समय इसे ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। सेक्शन 47 में इसको कवर किया गया है, मतलब उस बूढ़े माँ बाप पर कैपिटल गेन टैक्स चार्ज नहीं किया जाएगा। दूसरी बात, जब बैंक इसको क्या देगा, एक लमसम अमाउंट देगा, मंथली, क्वार्टरली या हाफ ईयरली या एक साथ पूरा अमाउंट जो पे करेगा, ये पैसा भी क्या रहता है बच्चों, एग्जम्प्ट रहता है। इस बूढ़े आदमी के हाथ में इस पर भी टैक्स नहीं चार्ज किया जाएगा। फिर जब प्रॉपर्टीज बैंक इस प्रॉपर्टी को सोल्ड करेगा, जब भी प्रॉपर्टी सोल्ड करेगा तो जो सेल प्राइस होगा वो बन जाएगा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। इसमें से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा बच्चों, जो उस बूढ़े आदमी का कॉस्ट था, सही बात समझ में, वो कॉस्ट इसमें से माइनस कर दिया जाएगा। यह है कैपिटल गेन। हालांकि कैपिटल गेन का लायबिलिटी अब किसको पे करना है, इसी बैंक को पे करना है, ये बैंक पे करेगा। और बचा हुआ पैसा जो बैलेंस अगर कुछ बच जाता है वो किसको दे दिया जाएगा, लीगल हायर्स को दे दिया जाएगा। आई बात समझ में आपको, चलिए समझ में आ गई है तो इसको रीड भी कर दीजिए आप पेज नंबर निकालिए, कौन सा पेज है ये, 367 बता रहे हैं अभी। ऊपर चले गए, कौन सा है ये, बेटा, हाँ सीनियर सिटीजन पे लगेगा ये, इस तरफ सीनियर सिटीजन पे है। कुल मिला के यही है थोड़ा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, बाकी तो सब नॉर्मल थे। पढ़िए आराम से, स्टोरी मैंने सुना दी आपको सारी, और इस स्टोरी को वर्ड्स में देख लीजिए आप। Any transfer of capital assets in transaction of reverse mortgage scheme notified by central government. Reverse mortgage scheme is for the benefit of senior citizens who own residential house property. In order to supplement their existing income, they can mortgage their house property with a scheduled bank and housing finance company in return of lump sum amount for a regular monthly, quarterly, annually income. The senior citizen can continue live in house and receive the regular income without bothering of the having to pay back of the loan. सर इसमें ये तो लिखा ही नहीं कि उसके बच्चे नालायक हैं इसलिए वो उसको निकाल दिया घर से, उसकी शादी अमेरिका में हो गई, ये तो आपने बताया। ये बच्चों इसके पीछे की कहानी है, ये फ्रंट की कहानी दिखा रहा हूं आपको। ये सेक्शन क्यों है वो रीजन मैंने आपको बताया, और जो रीजन की वजह से सेक्शन क्या बन गया वो हम पढ़ रहे हैं अब, ठीक है। लोन विल गिवन टू द से 60%, देखो से 60% बोला है, जरूरी नहीं 60 देंगे, 80 भी दे सकते हैं, 90 भी दे सकते हैं, वो बैंक पर डिपेंड करता है। The residential house property mortgage, also the banking housing finance company would be undertake the revaluation of the property once in 5 years. 5 साल में रिवैल्यू करेगा। तो बोरोवर होगा, जो बोरोवर मतलब जो बूढ़ा आदमी होगा, वो क्या करेगा, इस अमाउंट को यूज करता है रिनोवेशन और एक्सटेंशन ऑफ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, मतलब प्रॉपर्टी को सुधारने में यूज कर सकता है भाई, फैमिली मेडिकल एंड इमरजेंसी एक्सपेंडिचर्स में यूज कर सकता है, और अदर हाउएवर ही कैन नॉट बी अमाउंट द स्पेकुलेशन ऑफ द ट्रेडिंग पर्पज, पर ये क्या नहीं कर सकता, स्पेकुलेशन या फिर ट्रेडिंग पर्पज में यूज नहीं कर सकता, सट्टा नहीं खेल सकता उस पैसे का। बैंक ने पैसा दिया कि ठीक है तेरी प्रॉपर्टी हमारे पास मॉर्गेज है
और हम तुम्हें 5 लाख रुपए देते हैं, 10 लाख देते हैं, 50 लाख देते हैं, बूढ़ा आदमी जाके सट्टा खेल जाता है, 50 लाख या तो 1 करोड़ हो जाएगा या फिर खत्म। ऐसा नहीं कर सकते आप। वो क्वेश्चन उठेगा, उनको क्या पता चलेगा क्या करने वाला प्रॉपर्टी का, तो वो डायरेक्ट पेमेंट करते हैं। ठीक है। द रिवर्स मॉर्गेज स्कीम 2000, ये छोड़ दो, ये बकवास है। कोई भी ज्ञान बताया, ज्ञान तो हमारे वैसे ही होता है। मैक्सिमम पीरियड ऑफ रिवर्स मॉर्गेज लोन, कितना पीरियड तक रिवर्स मॉर्गेज होगा? Where the loan is disbursed directly to the reverse mortgager for 20 years from the date of the signing of agreement by the reverse mortgager and approval to lending institution। बता रखा है कि जो बोरोवर है वो खुद चाहता है कि लोन वापस कर दे। जैसे मान लो बूढ़ा आदमी है, अब जरूरी थोड़ी सबके ही बच्चे ऐसे ही निकले, हो सकता है कोई सही में उनको इमरजेंसी है, बच्चों के पास ये पैसा नहीं है, तो वो रिवर्स मोर्गेज में वो भी जा सकते हैं। पर ये 20 साल में फिर क्या करना पड़ेगा, पेमेंट आपको वापस करना पड़ेगा। या फिर क्या, लोन इज डिबर्स इन द पार्ट एंड फुल ऑफ द एन्युटी सोर्सिंग इंस्टीट्यूशन द पर्पज ऑफ पीरियडिकल पेमेंट बाय वे ऑफ द एन्युटी एंड रिवर्स मोर्गेजर। बता रखा है कि साहब आप ये चाहते हैं कि हम ये पेमेंट करना ही नहीं चाहते, तो उस केस में क्या होगा, जब तक उसकी लाइफ है बोरोवर की तब तक वो चल जाएगा। मतलब गवर्नमेंट ने दोनों रास्ते दिए हैं। तो कोई जरूरी नहीं है कि आप, अगर मान लो आपको चाहते हैं कि आप रीपेमेंट करना चाहते हैं, भाई मैं रीपेमेंट करूंगा, ये प्रॉपर्टी बच्चों को दूंगा मैं, तो कर दीजिए रीपेमेंट, प्रॉपर्टी ले जाइए अपनी। और उसका टाइम कितना दिया है, 20 साल के अंदर। इसका मतलब क्या हो गया, जब रिवर्स मोर्गेज में आप जाते हैं तो उस समय आपको ऑप्शन मिलता है कि ये प्रॉपर्टी का लोन वापस करना चाहोगे क्या आप, जिसने लोन लिया है वो कहे हाँ सर, तो 20 साल में वापस कर देना। नहीं करना चाहते आप तो लाइफ टाइम तक आपको नहीं करना है, हम क्या करेंगे, इस प्रॉपर्टी को बेचेंगे। द बैंक विल recover the loan along with the accumulated interest by the selling of the house after the death of borrower। बैंक अब रिकवर करना स्टार्ट करेगा, कब करेगा, जब डेथ हो जाएगा बोरोवर का। एक्सेस अमाउंट विल बी गिवन टू द लीगल हाइट्स, जो बच जाएगा वो किसको दे दिया जाएगा, लीगल हाइट्स को। However, before resorting of the sale of house, preference will be given to the legal height to repay the loan and interest and get the mortgage property release। पहले किसको बुलाया जाएगा, लीगल हायर को, कि देख भाई ये लोन है और ये इंटरेस्ट है, दे दे और अपनी चाबी ले जा, नहीं तो फिर हम बेच देंगे। दोनों दोनों है इसमें लिखा जरूर बोरोवर है, पर दोनों आते हैं इसके अंदर, है ना। तो स्पाउस कहाँ जाएगा फिर बूढ़ा तो गया, बुढ़िया क्या क्या होगा, वो वैसे ही मर जाएगी फिर, इसलिए दोनों है इसमें। देयरफॉर, क्योंकि जॉइंट लोन मिलता है बच्चों। सेक्शन 47, भगवान ना करे किसी को इस लोन की जरूरत पड़े, मैं तो ये बोलता हूँ, भगवान से दुआ करता हूँ, भगवान ये वाला सेक्शन कोई अप्लाई ना करे अपनी लाइफ के अंदर, आप में से भी कोई ना लाइफ करे, ना आपके माँ बाप लाइफ करे बेटा। Clarify that the transfer of the capital assets in the transaction of reverse mortgage scheme made the notified by the central government would not be amount of transfer and the purpose of capital asset। अब बता रखे कि सर ये जो कहानी है, इस कहानी का क्रक्स ये है कैपिटल गेन के अंदर, कि जब एक बोरोवर अपनी प्रॉपर्टी को क्या कर रहा है बच्चों, बोरोवर अपनी प्रॉपर्टी को रिवर्स मोर्गेज में डाल रहा है, तो उसे ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। ये बात यहाँ लिख दी है, ठीक है ना। ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स इन द ट्रांजेक्शन रिवर्स मोर्गेज अंडर स्कीम मेड नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट वुड नॉट बी अमाउंट टू ट्रांसफर फॉर द पर्पज ऑफ कैपिटल गेन, उसे ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। ये ग्रीन में क्या लिखा है मुझे समझ में नहीं आ रहा, पढ़ के बताओ। जो बैंक उस बूढ़े आदमी को पेमेंट देगा वो सेक्शन 1043 में क्या रहेगा, एग्जम्प्ट रहेगा। बच्चों कर दो फटे, तीनों कर दो। आपने आईएफएस के नोट्स निकाले प्रिंट आउट, उसमें पढ़े नहीं निकालेगा, मुझे स्टार्ट करना है आज, फिर बाद में निकाल लेना। आईएफएस हो गया ना, ये तो बस थोड़ा सा बचा है। और इसका मैंने आपको होमवर्क दे दिया ना करने के लिए, क्वेश्चंस बता दी, करना स्टार्ट कर दीजिए बच्चों। बताओ कब रखनी डाउट, मंडे को आपने तो बोला था शायद, नहीं बोला क्या अभी आपने? मंडे को रख लेते हैं, मैं कह रहा हूँ आपको, देखो मंडे को रख लेते हैं। अगर आप क्वेश्चन कर पाते हैं अच्छी बात है, नहीं कर पाते तो मैं करवा दूँ क्लास में सारे, ठीक है, मैं करवा दूंगा बेटा, आगे के सारे क्वेश्चंस मैं करवा दूंगा, कैलकुलेशन कर दूंगा। पीजीपी के भी रखनी है, अच्छा लास्ट वाला बचा हुआ, ठीक है। फिर तो यार मंडे में तो नहीं हो पाएगा, कब करें बताओ। आप भी ऑनलाइन वालों तुम भी बोलो कुछ, कब तक कर लोगे क्वेश्चंस?
बेटा उसमें क्या है कि पीजीयूपी का एक एक क्वेश्चन जो है ना बड़ा बड़ा, उसको समझाने में उसमें मुझे 20 से 25 मिनट लग जाएगा एक क्वेश्चन करने में। लास्ट में तो वो छोटे छोटे क्वेश्चन, अगर मान लो 5 क्वेश्चन भी बड़े हैं तो मल्टीप्लाई अगर अपने 20 मिनट भी लेते हैं तो भी लगभग आधे से ज्यादा क्लास निकल जाएगी। कोई बात नहीं बेटा, मैं ये नहीं कह रहा नहीं करवा रहा, मैं मंडे को पहले हम रख लेंगे पीजीयूपी वाले क्वेश्चंस, और समय बचेगा तो कैप्लिगेनी क्वेश्चंस भी करवा दूंगा मैं। अगर पूरे नहीं होंगे तो 2 दिन के बाद में फिर से क्लास रख लेंगे अपने किसकी, कैप्लिगेनी वाले क्वेश्चंस, ठीक है ना। यकीन कीजिए बच्चों, एक तो पीजीवीपी, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, और एक कैपिटल गेन, ये कॉम्बिनेशन बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन है। ये एग्जाम में आपका 25+ मार्क्स का कॉम्बिनेशन बन के आता है। इन दोनों चैप्टर्स को अच्छी तरह कीजिए आप, ठीक है। ठीक है, मंडे को मिलते हैं फिर, मतलब अभी तो क्लास पढ़ाऊंगा ना मैं। अरे पहला पढ़ के बताओ ना, दूसरा पढ़ के बताओ फिर। पार्टीशन वाला ये भी क्या हो जाएगा, तीसरा पढ़ के बताओ। मिस्टर बी ने परचेज किए 50 कन्वर्टेबल डिवेंचर 40,000 में 95 के अंदर, कन्वर्ट करवा लिया 500 शेयर्स में, और उसकी वर्थ कितनी है, इससे क्या फर्क पड़ता है। वर्थ कुछ भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों, ये वर्थ सिर्फ आपको ऐसे ही दे रखी है। मतलब आपके ये जो 50 कन्वर्टेबल किसमें हो गया, 500 शेयर बन गए। अब कल को मान लो इन 500 शेयर्स को आप बेचते हो 5 लाख में, तो आप क्या करोगे, ये 40,000 क्या बनेगी, इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, उससे क्या करोगे आप, इंडेक्स करोगे। ओके, ये वाला क्वेश्चन, ये एमसीक्यू में पूछा गया था एक बार, एग्जाम में आया क्वेश्चन एमसीक्यू में ही, आंसर ये। देखिए आपको कोई आरटीपी नहीं पढ़नी, ना ही कोई आपको एमटीपी के देखने क्वेश्चंस, ये सारे मैं कवर करता रहूंगा। मतलब सब कुछ मैं पढ़ता हूँ बेटा आपके बिहाफ पर। अब तक जितने भी आरटीपी बनी है, एमटीपी बनी है, जितने भी क्वेश्चंस है, जो पैटर्न पूछ रहा है, सब बताता रहूंगा आपको क्या पूछ रहा है। आप सोच रहे कि अलग से हमें देखना पड़ेगा, नहीं भाई, अब जो नई आरटीपीज वगैरह आएंगी वो देखिए बस अलग से, बाकी सब कुछ कवर कर रहा हूँ साथ साथ में। अभिषेक एक सीनियर सिटीजन है और मोर्गेज कर रहा अपनी रेजिडेंस हाउस प्रॉपर्टी बैंक को अंडर द नोटिफाइड रिवर्स मोर्गेज स्कीम, getting the loan from bank monthly installments. Abhishek did not repay the maturity, hence give the possession of the house bank and discharge the loan. What will the treatment of the long term capital in the reverse mortgage transaction? पहली बात बताओ, एग्जाम रहेगा ही, पर बैंक के हाथ में क्या लग जाएगा, कैपिटल टैक्स लग जाएगा जब बैंक इस प्रॉपर्टी को बेचेगा, और जो इनकम मिलेगी वो सेक्शन 1033 में क्या रहेगी, एग्जाम रहेगी। तो लिखा है सेक्शन 47 अप्लाई हो जाएगा, और इस केस में इसको ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। द मोर्गेज ऑफ हाउसिंग रेजिडेंस लॉस प्रॉपर्टी बाय अभिषेक विल बी नॉट regarded as a transfer, therefore no capital gain charge on Mr. Abhishek. Section 1043 provided that the amount received by the senior citizen as a loan, lump sum and installments, the transaction reverse mortgage would be exempt from income tax. Therefore the monthly installments would be received, Abhishek will not be taxable. और ये बताओ, जब प्रॉपर्टी बिकेगी तो टैक्स कौन पे करेगा, बैंक। अगर आपके पास बुक है तो थोड़ा सा आप लिख लेंगे यहाँ पर ऊपर, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, विल चार्ज ऑन हैंड्स ऑफ बैंक, बैंक के हाथ पे ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन चार्ज हो जाएगा। हाँ, प्रॉपर्टी बिकेगी उसी में से रखेगा, बैंक अपनी जेब से क्यों देगा यार। तो सुनो, बैंक को क्या मतलब है, एक गवर्नमेंट इमोशनल हो रही है, बूढ़े माँ बाप के वो बेटे नालायक निकले, बैंक को क्या, भाई तो बिजनेस कर रहा है ना, वो अपना टैक्स अपनी जेब से क्यों देगा। वो तो कहेगा साहब इतना लोन दिया, इतना इंटरेस्ट है, ये हमारा हो गया, और ये जो टैक्स है ये इसी में से एडजस्ट करेंगे, बाकी बचा हुआ रेगुलर को दे देंगे। सब कुछ वही होगा बेटा, सेक्शन 47 के हिसाब से प्रीवियस ओनर का कॉस्ट होगा, इंडेक्स में प्रीवियस ओनर का रहेगा, ठीक है। फिर एक और मुश्किल क्वेश्चन, ट्रू और फॉल्स ज्यादा क्या होते हैं, ट्रू होते हैं।
पहले भी देख के बता रहे उन्होंने, पढ़ने तो दो इसको। एलिएशन ऑफ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ट्रांजिट रिवर्स मोर्गेज स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज ट्रांसफर पर्पज ऑफ कैपिटल गेन, ना भाई फोर्स। ये बताओ। जीरो कूपन बॉन्ड एलिजिबल फॉर कॉर्पोरेशन हेल्ड फॉर 14 मंथ विल बी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अरे जीरो कूपन बॉन्ड पर हेल्ड किया आपने कितने दिनों के ऊपर, शेयर्स पर कितना था 12 महीना, बॉन्ड्स पर कितना था इक्विटी 12 महीना, जीरो कूपन बॉन्ड पर भी 12 महीना। चेक करो नोट्स में लिखा है, फॉल्स बोले जा रहे हो। आगे बताओ। क्या है ये? जीरो कूपन बॉन्ड का मतलब होता है कि नो पेमेंट एंड बेनिफिट आर रिसीव्ड ऑन द रिसीवेबल देयर बिफोर मैच्योरिटी ऑफ रिडम्पशन। सही है क्या? तो ज्यादा क्या होते हैं? अब देखिए एक पॉइंट हमारा जो मैंने आपको बताया था, सुनिए ध्यान से। देखो बेटा एक बार मैंने बताया आपको, एक सेक्शन 112 ए और 111 ए। बताओ किसके हैं दोनों सेक्शन? कोई नहीं बोलेगा, बताओ बेटा। एसटीडी पेड किस पर? लैंड ऑन बिल्डिंग होता है, उस पर तो नहीं होता है। ठीक है भाई, लैंड और बिल्डिंग पर नहीं होता भाई। सेक्शन 112 ए और 111 ए ये बता रहे मोहतरमा। यही होता है, फिर किस पे होता है ये? इमूवेबल प्रॉपर्टी पर। इमूवेबल प्रॉपर्टी तो बेटा लैंड और बिल्डिंग तो इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है। क्यों कंफ्यूज आप? हाँ जी मैडम। 1128 111 किस पे लगता है? इक्विटी शेयर, इक्विटी ओरिएंटेड फंड, यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। अगर आप इसको बेचते हैं, एसटीटी पे करते हैं, लॉन्ग टर्म है, तो 112 में क्या टैक्सेशन है? 112 में टैक्सेशन क्या है बेटा? टैक्स रेट कितना है? आप आपसे पूछो कुछ। इस पे 15% है, इस पे कितना है 10%, एक्सेस ऑफ 1 लाख। चलिए पढ़ते नहीं हो यार तुम लोग, ये से स्टूडेंट की पहचान नहीं है भाई, पहले बता रहा हूँ। एक एक चीज होना चाहिए आपको यार। 10-15 मिनट मिले, 10 मिनट लगे, 10 मिनट में पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाता है, इतना सिंपल लिखा हुआ है। करना पड़ेगा यार, ये थोड़ी कोई आपको एक बार पढ़ ले तो याद हो गया, ऐसा कुछ कोई नहीं ऐसा इस क्लास के अंदर जिसने एक बार पढ़ा और उसके दिमाग में परमानेंट बैठ गया। नहीं है, नहीं है बच्चों, कोई नहीं है, मैं भी नहीं था। हालांकि हमारे भी रैंक आई हुई है, पर हमारे भी नहीं, हमने भी बहुत पढ़ा, 10 बार 20 बार 50 बार पढ़ा, तब जाके चीजें याद होती है कि मुझे पता है कि मैंने भी सी कर रखा है। इसलिए सुनिए ध्यान से, चीजों को रिवाइज किया करो आप। इतनी सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं बच्चों। स्टेटस से स्टार्ट हुए थे हम, पहले वो बेसिक वाला चैप्टर है, सैलरी कितने सारे रूल्स पढ़े थे सैलरी के हमने, फिर हाउस प्रॉपर्टी में कितने सारे रूल्स पढ़े, फिर पीजीवीपी तो बस पूछो ही मत सर, कितना बड़ा था उसमें। तो अगर हम बात करें सिर्फ वो डेप्रिसिएशन इतना लंबा चौड़ा था, इतने सारे सेक्शन थे हमारे डेप्रिसिएशन के। फिर उसके बाद में हम कैपिटल गेन कर रहे हैं, कितनी सारी बातें हमने कैपिटल गेन में देखी। तो इन सभी को आपको पढ़ना पड़ेगा। और मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको ऐसा नहीं कि किताब खोल के नहीं बैठ पाओगे, आप किताब खोल के नोट्स को उठाओ, सेक्शन देखो। आपको कब पता चलेगा कि आपको सब आने लग गया? आप जैसे कोई सेक्शन उठते हो, सेक्शन 50, अब आपको पता है सेक्शन 50 कब आएगा? जब ब्लॉक की सारे एसेट ट्रांसफर हो गई या फिर ब्लॉक का वैल्यू नेगेटिव हो गया तो 50 आएगा और कैपिटल गेन ऐसे आएगा। ये पता होना चाहिए आपको, तभी आपका मतलब आप सही डायरेक्शन में चल रहे हो। सेक्शन 36 सब सेक्शन 1 बोनस और कमीशन, जैसे बोलता हूँ मैं, याद होना चाहिए 43(20) पे लगता है, जब तक पे नहीं करोगे तब तक अलाउ नहीं होगा। कब तक पे करना है? रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट से पहले पहले, बाद में पे किया तो अलाउ कब होगा? सेक्शन 40A सब सेक्शन 1। देखो सेक्शन नंबर की जरूरत नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा सेक्शन नंबर याद करो आप, जैसे इस प्रोविजन को दिखे आपको पता होना चाहिए कि सर अगर टीडीएस काटना भूल गए तो क्या ट्रीटमेंट है, बताओ ना क्या ट्रीटमेंट है। अगर आपने नॉन रेजिडेंट को पेमेंट किया है, टीडीएस काटना भूल के, ट्रीटमेंट क्या है?
100% एक्सपेंडिचर डिसअलाउड होगा। तो टीडीएस काटना कब है? ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। कब जमा करवाना? रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट से पहले। लेट जमा करवाए तो क्या होगा? जिस साल पे उस साल अलाउ होगा। अगर आपने या तो काटा लेट है या फिर जमा लेट करवाए तो जिस साल उस साल अलाउ होगा। अगर यहाँ पर रेजिडेंट हो जाए तो क्या होगा? 70-30, ये याद होना चाहिए। सेक्शन 40A(3) जैसे ही मैं लिखूं, पता नहीं सर कैश पेमेंट 10,000 से ऊपर क्या रहेगा? डिसअलाउड रहेगा। इस बार मैंने एग्जाम में क्वेश्चन पूछा, जो मैं मॉक टेस्ट लेता हूँ ना, मेरे वाले मॉक टेस्ट भी आईसी से भी ऊपर रखता हूँ उसको भी, अपना लेवल भी तो खतरनाक है। तो वहां मैंने क्वेश्चन पूछा कि सर आप मुझे बताना, मैंने क्वेश्चन इनसे पूछा कि मान लो मैंने एक एसेट्स परचेज किया है। एसेट था कितने का सर? 3 लाख रुपए का एसेट था, ठीक है। और इसका जो फ्रेट वगैरह है वो पे किया मैंने कितने का? 30,000 रुपए का। और फ्रेट मैंने ट्रांसपोर्ट कंपनी को पे किया और ये कैश में पे कर दिया है। बताओ कॉस्ट ऑफ एसेट्स क्या है? तीन लाख 30,000 या 3 लाख? बस ये तो गड़बड़ कर रहे हो। एक बात बताइए, सेक्शन 43 सब सेक्शन 1 में भी देखा था हमने कि जब तक कैश में पे नहीं करोगे तब तक अलाउ नहीं होगा, याद है ना आपको? सॉरी, जब तक अदर देन कैश नहीं पे करोगे अलाउ नहीं होगा, याद है आपको? और वहां पर मैंने क्या बोला? कैश का मतलब कितना है? 10,000। मुझे बताओ ये जो फ्रेट है ये कहाँ इसमें जाके अप्लाइज होगा? अरे एसेट का फ्रेट एसेट में कैपिटलाइज होगा, तो इसका मतलब क्या हो गया? ये एक्सपेंडिचर किसकी बात कर रहा है? ये कैपिटल नेचर की बात कर रहा है। और वो जो है सेक्शन 40A(3) ये किसकी बात कर रहा था? ये रेवेन्यू नेचर की बात कर रहा है। वहां लिखवाया था मैंने ट्रांसपोर्टर, चेक कर लो चाहे आप। तो ट्रांसपोर्टर को पेमेंट करते हो कितने से ऊपर, तो वो क्या रहेगा? अलाउ नहीं होगा अगर आपने अदर देन कैश किया। तो मतलब 35 तक कैश दे सकते हो। ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात हो रही है वहां पर, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। इसका मतलब कॉस्ट कितना होगा इसका? 3 लाख ही रहेगा। और कम से कम 70% स्टूडेंट ने गलती की थी। कितनी बेसिक सी चीज है। ये तो कलाकारी इंस्टीट्यूट की जैसे घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछता है। और ये क्वेश्चन भी मैंने ऐसे नहीं, एक बार आरटीपी में देखा था मैंने क्वेश्चन ये, तो मैंने पूछा बच्चों से। चलो अब अपने मेन काम पर आते हैं। तो हम बात कर रहे थे सेक्शन 112 और 112A की। सबसे पहले हम रिवाइज करते हैं 112A और 111A। सॉरी, अगर आपने इक्विटी शेयर, इक्विटी ओरिएंटेड फंड या बिजनेस ट्रस्ट यूनिट को सोल्ड किया है, सोल्ड करते समय आपने एसटीटी क्या कर दिया? पेड कर दिया। तो आप पर क्या आएगा? अगर ये लॉन्ग टर्म है तो बच्चों क्या होगा? 112A एक्सेस ऑफ 1 लाख पर क्या लगेगा? 10% टैक्स। अगर ये शॉर्ट टर्म है तो क्या होगा? 111A और इस पर कितना लगेगा? 15%। इन पर जो सरचार्ज का रेट है वो मैक्सिमम कितना है? 15%। शेयर मार्केट की इनकम है, गवर्नमेंट कम टैक्स लेना चाहती है, याद आपको ये बातें? अब यहां पर ये जो एसटीडी पेड वर्ड यूज किया गया है, इसका मतलब क्या था? अगर इक्विटी शेयर की बात करें तो परचेज करते समय भी और सेल करते समय दोनों समय पे करना पड़ेगा। और यदि हम बॉन्ड्स वगैरह की बात करें, डेट वगैरह की बात करें, तो सिर्फ ट्रांसफर के समय पे करना है, ठीक है। अब देखिए, गवर्नमेंट ने ये रूल्स बना रखे हैं और गवर्नमेंट एक फॉरेन इन्वेस्टर को, जो बाहर का इन्वेस्टर है, उसको अट्रैक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने कहा कि भाई आइए। और हमारे इंडिया के अंदर अगर आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर आपको होता है तो सिर्फ 10%, मामूली सा है, 10% टैक्स लगेगा। इन्वेस्टर जो FII होते हैं बच्चों, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स, FII क्या बोल रहे हैं कि हम इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं पर आपके NSE BSE पे इन्वेस्ट करना नहीं चाहते, क्योंकि यहां पर बहुत भीड़ है, बहुत सारे लोग यहाँ ट्रांजेक्शन करते हैं, हमें अलग से हमारा खुद का एक स्टॉक एक्सचेंज बना के दीजिए। फिर इंडिया ने इस बात को कंसिडर किया और 2017 के अंदर इंडिया ने पहला अपना एक फॉरेन के लिए स्टॉक एक्सचेंज अलग से स्टार्ट किया। इसे बोलते हैं IFSC। ये गांधीनगर गुजरात में स्टार्ट हो चुका है बच्चों। इसमें क्या फायदा है? जो भी नॉन रेजिडेंट यहां से शेयर्स खरीदता है और बेचता है तो उन पर उसे एसटीटी देने की जरूरत नहीं पड़ती। और भी बहुत सारी बातें हम देखेंगे बाद में, पर उसको एसटीटी नहीं देना पड़ता। और अब सेक्शन 112A और 111A याद करो, जब तक एसटीटी पे नहीं करोगे तब तक आपको 112A और 111A का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब गवर्नमेंट ने क्या किया? सेक्शन 112A 111A में अमेंडमेंट डाला। बताओ क्या अमेंडमेंट डाला होगा?
कि अगर आपने कहां से खरीदा है तो भी हम ये मानेंगे कि क्या पे हो गया है और क्या मिल जाएगा आपको बेनिफिट। यहां तक भी गवर्नमेंट ने ये बोला, नॉर्मली क्या होता है, कैपिटल एसेट्स का जो डेफिनेशन है, कैपिटल एसेट्स की डेफिनेशन के अंदर सबसे पहले किसको बाहर किया गया था, स्टॉक इन ट्रेड को बाहर किया गया था। स्टॉक इन ट्रेड पर कैपिटल एसेट्स पर कैपिटल गेन नहीं आएगा, इसका मतलब स्टॉक बेचोगे तो उस पर 30% टैक्स लगेगा अगर आप एक कंपनी है या फर्म वगैरह है। अब उन जो FII थे उन्होंने क्या बोला कि सर हमें स्टॉक इन ट्रेड रखेंगे, हम किसको, इस शेयर्स को, ये शेयर्स हमारे स्टॉक इन ट्रेड बनेंगे और जैसे स्टॉक इन ट्रेड को बेचेंगे तो आप हमारा क्या बना दोगे, PGP बना दोगे और PGP टैक्स रेट कितना होगा उनका, 30% हो जाएगा। सॉरी 40% है, फॉरेन कंपनी है तो बोलिए ना भाई। तो हमें फिर 10% वाला बेनिफिट तो मिला ही नहीं। आप हमें इनवाइट कर रहे हो इंडिया के अंदर क्योंकि हम तो बड़ा ह्यूज अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे और इनको हम स्टॉक एंड ट्रेड बनाएंगे। तो गवर्नमेंट ने दूसरा अमेंडमेंट किया किसके अंदर, कैपिटल एसेट्स की डेफिनेशन के अंदर, और क्या बोला कि स्टॉक इन ट्रेड क्या नहीं होता आपका, कैपिटल एसेट्स नहीं होता, पर वो लोग जो IFF वाले हैं अगर उन्होंने शेयर्स को क्या रखा है, स्टॉक इन ट्रेड रखा है, तो ये क्या बना रहेगा उनके लिए, कैपिटल एसेट्स बना रहेगा। मतलब उसको क्या मिल जाएगा, बेनिफिट मिल जाएगा 112A का और 111A का, याद है। अब वापिस किताब खोल के आपको वो बात बताता हूं बच्चों जो मैंने स्टार्टिंग में होल्ड करवाई थी। कैपिटल एसेट्स का डेफिनेशन देखो, ये था डेफिनेशन हमारा। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 कैपिटल एसेट्स मींस क्या होता है, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय SSC। एनी काइंड का मतलब मूवेबल, इमूवेबल, टेंजिबल, इंटेंजिबल, वेदर और नॉट कनेक्टेड विद बिजनेस और प्रोफेशन। दूसरा मैंने वहां पर एक ही लिखा, आप दूसरा पढ़ो क्या लिखा है, सिक्योरिटीज हेल्ड बाय FII which has been invested in such security accordance with the SEBI regulations। मतलब जो सिक्योरिटीज हेल्ड कर रखी है, ये क्या हेल्ड कर रखी होगी, स्टॉक इन ट्रेड कर रखी हो चाहे स्टॉक इन ट्रेड नहीं हो, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। उनकी सिक्योरिटीज को हमेशा क्या माना जाएगा, कैपिटल एसेट्स माना जाएगा। तीसरा छोड़ो एक बार, बढ़े आगे। और फिर क्या हुआ बच्चों, जब डज नॉट इंक्लूड की बारी आई कि कैपिटल एसेट्स में क्या शामिल नहीं है, तो क्या लिखा, स्टॉक इन ट्रेड शामिल नहीं है। फिर क्या लिखा, एक्सक्लूजन ऑफ स्टॉक इन ट्रेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ कैपिटल एसेट्स इज ओनली टू रिस्पेक्ट ऑफ क्लोज A, द अबव नॉट फॉर क्लोज B। ये इंप्लाई क्या करेगा, इवन इफ नेचर ऑफ द सच सिक्योरिटी हेल्ड बाय द फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स इन स्टॉक इन ट्रेड, द सेम वुड बी ट्रीटेड एज ए कैपिटल एसेट्स एंड प्रॉफिट ऑन ट्रांसफर ऑफ वुड बी टैक्सेबल एज कैपिटल गेन। मतलब हम आपको PGP में जाने नहीं देंगे। क्यों सर, क्या फर्क पड़ता है, अरे PGP में जाओगे तो 40% टैक्स लग जाएगा। हम आपको 112A का बेनिफिट दे रहे हैं, 111A का बेनिफिट दे रहे हैं। आई बात समझ में आता तक आपको। ये अमेंडमेंट हुआ था फाइनेंस बिल 2014 के अंदर, लेके आए थे अमेंडमेंट, ठीक है। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं STT पेड वाला केस जो मैंने अभी बताया आपको। जो सेक्शन लिखा हुआ ना वो बताओ कहां पर है, सेक्शन 1128, 111 आ गया ना, 111 के अंदर ये सब वही है, पढ़ने की जरूरत नहीं आपको। यहां पर आइए आप, ये देखो कंडीशंस क्या लिखी थी 111A में। 111A याद करवा दूं आपको, अगर आपने इक्विटी शेयर बेचा है, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड बेचा है, या बिजनेस ट्रस्ट यूनिट बेची है और आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है, STD आपने पे किया, तो क्या होगा, 111A अप्लाई होगा, 15% टैक्स लगेगा। द कंडीशन फॉर अवेलिंग द बेनिफिट ऑफ कंसेशन रेट क्या रहेगा, ट्रांजेक्शन ऑफ सेल एंड इक्विटी शेयर शुड बी एंटर इनटू द, इस डेट के बाद होना चाहिए, बीइंग द डेट ऑफ द चैप्टर। ये फाइनेंस बिल ये बता रखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। द सच ट्रांजेक्शन विल बी चार्जेबल टू, आपको STD पे करना पड़ेगा। अब यहां से लेकर ये पढ़िए, however short term capital gain arising from transactions undertaken in foreign currency in the recognized stock exchange located कहां पर है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर IFSC। कहां पर है ये, गांधीनगर गुजरात में है। दूसरा स्टार्ट होने वाला है बच्चों कहां पर, यहां पर दिल्ली में, और तीसरा हो रहा है बेंगलोर के अंदर। खोल रहे हैं खूब बेटा, कि जितने ज्यादा IFSC होंगे उतना ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में आएगा। would be taxable and the concessional rate 15%, even though क्या है,
तो सर क्योंकि एसटीडी पे करने की जरूरत ही नहीं होती यहाँ पर, एसटीडी है ही नहीं, अरे बुला रहे हैं उसको, आजा हमारे पास, तो बस कर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर, तेरा एसटीडी वेस्टीडी नहीं लेंगे हम, इसलिए यहाँ पर भी अमेंडमेंट किया गया। सर आपने इसको नोट्स में कवर नहीं किया, बेटा इंपॉर्टेंट नहीं है ये फाइनल लेवल पे आता है, फिर भी अगर बाई चांस कोई क्वेश्चन दूर दूर से आपको मिल जाए, इसलिए मैं सिर्फ पढ़ा के छोड़ रहा हूँ उसको, ठीक है ना। सेम टू सेम बात आपको कहाँ मिलेगी ये वाली, नहीं 112 में भी मिलेगी, 112A कंडीशन क्या है देखो, ठीक है, आप चाहो तो नोट्स में लिख लो, देखो 112A जहां पर है ना आपका, 112A और 111A जहां लिखा है वहां मैंने एसटीडी पेड का एक नोट बना रखा है, परचेज करते समय, सेल करते समय, साइड में लिख देना है यहाँ पर 112A ऑब्लिक 111A इज allowed to foreign investor if STT not paid, STT not paid, if transaction undertaken through, इसके थ्रू IFSC, कर सकते हैं, तो NSE बेसिस तो STT लगेगा बेटा, फिर जरूरत नहीं इसको बोलने की, स्टॉक इन ट्रेड तो हमेशा रहेगा, उनका स्टॉक इन ट्रेड कभी भी कैपिटल सॉरी कभी भी पीजीपी में नहीं जाएगा, इसमें रहेगा, स्टॉक इन ट्रेड की तो अलग से लिखा हुआ बच्चों, ये तो IFSC जो बनाए थे उनके लिए बोला है मैंने। हाँ वो सारी कहानी है, हाँ वो सारी कहानी लगेगी, सेक्शंस आते हैं, सेक्शन 115A, सेक्शन 115DA, ये फाइनल में पढ़ोगे सारे सेक्शन, सारे फाइनल के हैं, क्योंकि आपके नॉन रेजिडेंट टैक्सेस में है नहीं सिलेबस में, इधर लिखा हुआ है, बाई चांस कोई MCQ पूछ ले आपसे, इसलिए मैंने कवर किया, पर सेफ साइड है बच्चों, 99.99% नहीं पूछेगा MCQ, क्योंकि पूरी एक कहानी है, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये पूरा का पूरा एक चैप्टर है फाइनल का नॉन रेजिडेंट टैक्सेशन के नाम से, ठीक है, पूरा पूरा एक चैप्टर है, वहां पर हर एक चीज बताई जाती है कि क्या क्या करेगा वो, क्या क्या नहीं करेगा। तो हमारे बुक में क्या है कि इसको ये नहीं लिखा कि नो ये डिस्कस करेंगे फाइनल लेवल पे, बाकी सब में लिख देता है नॉर्मली, तो लिख देता है, तो फिर मैं क्लास में बताता हूँ, देख बेटा ये फाइनल में लिखा हुआ, तो हम फाइनल में देखेंगे, इसलिए लिखा नहीं हुआ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है, हटा दूं, चलिए, अब आप एक कितने पेज बचे हैं उसके पीछे कुछ लगे हुए ना, है ना, लिखो उसमें लास्ट बस लास्ट कंसेप्ट बचा है हमारा, और अभी एक कैपिटल गेन का एक कंसेप्ट मैं अभी होल्ड कर रहा हूँ, सेक्शन 46 वाला 46A, ये सेक्शन मैं आपको पीजी सॉरी अदर सोर्स के साथ करवाऊंगा, ठीक है ना, लिखिए एक पॉइंट रहेगा लास्ट, बायबैक ऑफ शेयर्स, बायबैक का मतलब क्या होता है बच्चों,
बेटा मैं वापस में नहीं लिख सकता ना, मैं लिखो परचेज ऑफ ऑन शेयर्स फ्रॉम मार्केट। मार्केट से अपने ही शेयर्स को क्या कर लेना, वापस ले लेना। इक्विटी बायबैक होता है तो प्रेफरेंस का क्या बायबैक करोगे, वो तो वैसे भी देना ही उनको, कोई बात नहीं। बायबैक चल रहा है और बहुत बढ़िया हो जाएगा फिर तो सोने पे सुहागा हो गया भाई। वहां पर अकाउंटिंग पढ़िए, यहाँ पर क्या पढ़ लीजिए, उसका टैक्स ट्रीटमेंट लिखो। फिर तो डिटेल में लिखवा देता हूँ। सबसे पहले क्या है बच्चों, जैसे मान लो एक कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, हम इसको एग्जांपल समझते हैं। इसने क्या किया, ओपन मार्केट से, वहां पर ओपन मार्केट ऑपरेशन वगैरह देखे होंगे आपने, है ना। लॉटरी से ले सकते हो आप, ओपन मार्केट से ले सकते हो। अकाउंट्स में एंट्री पास होता है ना ओपन मार्केट ऑपरेशन की, भी स्टार्ट ही हुआ है क्या अभी? हाँ। तो कैसे कैसे ले सकते हैं बायबैक ऑफ शेयर्स, कंपनी कैसे कैसे बायबैक कर सकती है, क्या क्या तरीके हैं बायबैक करने के? लेने का तरीका क्या है? ओपन मार्केट होता है बच्चों, एक लॉटरी वाइज होता है कि आप लॉटरी से भी ले सकते हो, लोट वाइज जिसको हम बोलते हैं, जिसका कम प्राइस होगा, ठीक है। एक ऑप्शन के थ्रू ले सकते हैं कंपनी। तो ओपन मार्केट से या मार्केट से जब बायबैक होता है तो ये क्या कर रहे हैं बच्चों, अपने शेयर्स को बायबैक कर रहे हैं। बायबैक कर लिए, तो बायबैक करेंगे तो मतलब मान लो एक मिस्टर पी हैं, उनके पास 10,000 शेयर थे, जो कंपनी को उसने क्या कर दिया, बायबैक करवा दिया। तो मिस्टर पी के हाथ में क्या टैक्स ट्रीटमेंट रहेगा है? तो नहीं देंगे भाई मिस्टर पी टैक्स, और इनके हाथ में टैक्स का ट्रीटमेंट क्या रहेगा, मिस्टर एक्स है भाई ये, ठीक है। अब तो दिलवा दें टैक्स। देखिए सबसे पहले ए पार्ट में, इन हैंड्स ऑफ कंपनी, देखो बायबैक तो आपको लो में भी पढ़ना पड़ेगा, लो में भी आपके बायबैक का पूरा कंप्लीट, पूरा लो है लो का भी, और अकाउंट्स में इसकी अकाउंटिंग है, टैक्स में थोड़ा सा है, बस थोड़ा सा ही है, वो बता देता हूँ आपको मैं। इन हैंड्स ऑफ कंपनी, और ये कौन सा बायबैक है, अगर कंपनी अदर देन डोमेस्टिक कंपनी है तो उस केस में क्या होगा, तो कंपनी के हाथ में कोई टैक्स ट्रीटमेंट नहीं रहेगा, ठीक है। बी, इन हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर, अदर देन डोमेस्टिक कंपनी। एच पर अंडर सेक्शन 46A, कैपिटल गेन विल अप्लाई। सेक्शन 46A के हिसाब से हमारे शेयर होल्डर पे कैपिटल गेन लग जाएगा। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या होगा बच्चों, बायबैक प्राइस, ठीक है। लेस क्या करोगे आप, इंडेक्स कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, अरे वो ट्रांसफर एक्सपेंस मतलब ठीक है, हर जगह थोड़ी लिखेंगे आप। ये क्या आ गया आपका, शॉर्ट टर्म या कैप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन।
पीरियड ऑफ होल्डिंग कितनी होगी इनकी, डेट ऑफ परचेज ऑफ शेयर, दूसरा क्या है, डेट ऑफ बायबैक। अभी पता आपको, थोड़े दिन पहले टीसीएस ने बायबैक करवाया था, पता बेटा, टीसीएस ने बायबैक करवाया था, थोड़े दिन पहले की बात है, 5 महीने हुए होंगे मुश्किल से, क्यों करवाया था, मैंने भी दिया था अपने शेयर्स बायबैक में, दिए थे, आया था, कितना कितने निकल गए, 60 पर 12 आए थे, मैंने भी करवाया था। क्योंकि टीसीएस एक डोमेस्टिक कंपनी है बच्चों, तो ये लॉस पे नहीं लगेगा, ठीक है। ये किस पे लगता है, सिर्फ अदर देन डोमेस्टिक कंपनी पे। तो ऐसी कंपनियां जो अदर देन डोमेस्टिक कंपनी है, जैसे किसकी बात हो रही होगी, फॉरेन कंपनी की बात हो रही होगी यहाँ पर, ठीक है, या फिर कोई भी दूसरी कंपनियां, तो उन पर ये लगेगा, सेक्शन 46A अप्लाई होगा शेयर होल्डर के हाथ में, कंपनी को एग्जाम कर दिया है, कंपनी को बोले आपको कोई दिक्कत नहीं है, हम किसको पकड़ेंगे, हम शेयर होल्डर को पकड़ेंगे, उससे टैक्स ले लेंगे, लिख लिया। अब लिखिए इसका सेकंड पार्ट, इन केस ऑफ डोमेस्टिक कंपनी, हटा दो ना इसको, हटा दो बेटा इसको, इन केस ऑफ डोमेस्टिक कंपनी क्या होगा, अंडर सेक्शन 115 QA अप्लाई हो जाएगा, और डोमेस्टिक कंपनी पे टैक्स एट द रेट 20% प्लस सरचार्ज प्लस सेस। सरचार्ज हमेशा 12% रहेगा बच्चों, सेस हमेशा 4% रहेगा। इफेक्टिव रेट कितना बताना एक बार, 23 पॉइंट कुछ आएगा, 23.296 भी है क्या, 6%। डोमेस्टिक कंपनी पे टैक्स ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड, यहां नीचे लिख लो चाहे, इनकम। अब ये डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम क्या होती है, बाय बैक प्राइस माइनस इश्यू प्राइस। इंक्लूडिंग प्रीमियम। बी पार्ट में क्या लिखोगे आप, इन हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर, अंडर सेक्शन 1034A अप्लाई। जी देखो, डोमेस्टिक कंपनी क्या करेगी, पे करेगी टैक्स ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम, कितना टैक्स पे करेगी, 23.296%। किसके ऊपर, डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम के ऊपर। और डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम कैसे निकलती है, बाय बैक प्राइस माइनस इशू प्राइस।
मान लो बायबैक किया है, जैसे टीसीएस ने बायबैक किया था कितना रे, 4100 कितने में किया था, 4500 रुपये में। और इशू हुआ था, मान लो मैंने ये शेयर मेरे को इशू किया गया उस जमाने में 1000 रुपये का, तो डिफरेंस कितना हो गया, 3500 मल्टीप्लाई 23.296। हाँ जी बेटा, बढ़ो आगे। सेक्शन 1034 ये अप्लाई हो जाएगा बच्चों। और अमाउंट रिसीव्ड, अमाउंट रिसीव्ड बाय शेयर होल्डर एग्जम्प्ट होगा अंडर सेक्शन 1034A। ठीक है भाई, आपके जो 12 शेयर्स आए हैं ना बायबैक में, तो जो आपको अकाउंट में जो पैसा आया है वो एग्जम्प्टेड पैसा है, 12 हो चाहे वो 200 शेयर्स भी क्यों ना हो, उस पर कोई टैक्स पे नहीं करना अब आपको। ठीक है, मौज करो, क्योंकि टैक्स आपने किस में दे दिया होगा, कंपनी ने जो आपको पेमेंट भेजा है ना उसमें से टैक्स काट के ही भेजा है, आपका टैक्स जमा हो चुका है, तो आप कुछ भी कीजिए, आप और शेयर्स खरीद लीजिए। तो बहुत बढ़िया था ना, 4500 में बाय बैक करवाया और हाथ क्या था, हमने वापस 3100 में खरीद लिया उसी शेयर को। फिर मार्केट में रेट चल रहा था 3132 चल रहा था उस समय जब बायबैक हुआ था टीसीएस का, तो 45 में बायबैक हुआ, हमने बायबैक के लिए लगाया, इधर से बायबैक हुआ, पैसा अकाउंट में आया, आते हमने क्या कर लिया, वापस परचेज कर लिया 3400। हाँ मतलब 3132 3400 फ्लैक्चुएट होता रहता है ना, 200-300 रुपये, तो यार क्या है सर। अब कितना हो गया टीसीएस, 3000 रह गया अब, पता नहीं, देखा ही नहीं पोर्टफोलियो, बहुत दिन हो गए। हम क्या सेफ शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। नहीं, मेरे पास पेनी स्टॉक्स भी हैं बहुत सारे, ऐसी बात नहीं, पेनी स्टॉक्स भी रखता हूँ मैं, आईटीसी अपने पास। नहीं नहीं, सेफ तो देखो, अगर कोई मुझसे पूछता है कि सर कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, आपको बिल्कुल सीधा बताता हूँ आपको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए आपको, सर मुझे कोई शेयर्स बताओ ना, बहुत सारे बच्चे पूछते भी, क्योंकि मैं काफ़ी करता हूँ बेटा शेयर मार्केट के अंदर। मैं कहूँ मुझसे पूछने की जरूरत ही नहीं है भाई तेरे को, जो भी आपके निफ्टी के टॉप 50 शेयर्स है कर दे इन्वेस्ट। निफ्टी के टॉप 50 शेयर गूगल कर लो ना, सबसे ऊपर ऊपर नाम आएंगे, रिलायंस के, टीसीएस के, एचडीएफसी, सबके नाम आ जाएंगे। ये 50 शेयर्स है, तुझे 1 लाख इन्वेस्ट करना है तो डाल दे समय 2-2 हज़ार रुपये, 5-5 हज़ार डाल दे, एक अब बना लेगा पोर्टफोलियो। और ये जो निफ्टी बढ़ेगा, निफ्टी बढ़ ही रहा है बच्चों, शेयर्स भी जाएंगे आगे, पूछने की जरूरत नहीं किसी को, अगर आपको सेफ खेलना है। आई बात समझ में। पर हाँ, अगर आपको ये अंदर की चीज़ है, सही बताओ सर इसमें टिन प्लेट्स में करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो ये टिन प्लेट्स में लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, उसके लिए आपको फिर क्या करना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा मार्केट के अंदर, एक दिन में नहीं आता, समझना पड़ेगा कैसे मूव कर रहा है। और आजकल सब चीजें क्या है बच्चों, सब ये हवा चल रही है। अब देखो ना अडानी के शेयर्स को देखो कैसे भाग रहा है, ऐसा क्या कर दिया उसने, ऐसा क्या हो गया अडानी के अंदर उसको भाग रहा है, ऐसे भाग रहा है पूछिए मत आप। पिछले मान के चलिए आप 8-10 महीने के अंदर वो 3 गुना पहुंच गया है, 3 गुना शेयर हो गया है। मैंने उसे परचेज किया, और अडानी मैंने विल पावर्स पे होते, अडानी अडानी पोर्ट्स परचेज किया था, तो वो अडानी पोर्ट 600 रुपये के आसपास चल रहा था, हमने उसको 800 में बेच दिया, मैंने कहा बड़े कमा लिया, और वो तो भागे जा रहा है। फिर वापस 1000 रुपये पकड़ा, फिर 1200 में बेच दिया, फिर भागे जा रहा है वो तो, और 3-3 हज़ार तक पहुंच गया वो। अब डर लगता है उससे हाथ लगाने में, क्योंकि इसमें है ही नहीं, सब हवा भरा हुआ है, बबल बन गया एक, बबल में भागे जा रहा है वो। जिस दिन आएगा उस दिन वापस ले लेंगे अपन। और जो भी है कोई बात नहीं, बढ़िया है। देखिए, तो लिख लिया आपने सबने। तो कहानी क्या है बच्चों, अगर कहानी की शुरुआत मैं करूं, बायबैक की कहानी शॉर्टकट के अंदर, अगर आप एक डोमेस्टिक कंपनी है तो क्या होगा, कंपनी के हाथ में क्या होगा बच्चों, अंडर सेक्शन 115 QA अप्लाई हो जाएगा, और कंपनी को 23 पॉइंट क्या था 296% ये पे करना पड़ेगा कौन सी पर, ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम। और शेयर होल्डर के हाथ में क्या होगा बच्चों,
अंडर सेक्शन 1034A अप्लाई हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एग्जम्प्ट। अगर हम बात करें किसकी, अदर देन डोमेस्टिक कंपनी, उस केस में क्या है, कंपनी के हाथ में क्या रहेगा, एग्जम्प्ट रहेगा, और शोल्डर के हाथ में क्या होगा, अंडर सेक्शन 46A अप्लाई हो जाएगा। क्या देना उसको, बोलो ना, बता दूं क्या लिखोगे आप, फोटो खींच रहे हो क्या, अच्छा इसकी खींच रहे हो, क्या कोई नई चीज थोड़ी बनाई है तो फोटो खींच रहे हो इसकी यार, ये तो लिखा है, अभी अभी लिखे था, ये तो लिखवा के आए हूँ, बस इसको थोड़ा सा मैंने करक्स में लिख दिया। अब आप नोट्स निकालिए बेटा, नोट्स निकालिए। नोट्स के अंदर जब मैं एग्जम्पशन आपको पढ़ा रहा था, वहां दो टुकड़े बनाए थे एग्जम्पशन के, एक तरफ लिखा था सेक्शन 54, 54 ईसी वगैरह, एक तरफ लिखा था एक्सप्रेसली क्या होगा, ये एग्जम्प्ट हो जाएगा। उसके तीन पार्ट थे बच्चों। कौन सा पेज है वो, 21 नंबर पेज पे है। 20 पे नीचे नीचे साइड में आ जाओ, तो वहां देखो एक तो लिखा है 1034A, मैंने होल्ड करवाया था इसको भी, बाद में देखेंगे, देख लेना बाद में हमने ये। अब इसमें क्या करना है आपको, एक छोटा सा काम करना है बच्चों, सब बच्चे जो ऑनलाइन है वो सुनिए, ध्यान से सुनिए, पेज नंबर 21 पे आइए आप, वहां ऊपर की तरफ लिखा है एक्सपेशली एग्जाम्स अंडर सेक्शन 10, उसका पहला एरो कौन सा है, 1034A, मिल गया सबको। वहां लिखा हुआ बायबैक ऑफ शेयर ऑफ अनलिस्टेड कंपनी लिखा है ना, अनलिस्टेड कंपनी को काट दीजिए और वहां लिख दीजिए डोमेस्टिक कंपनी, ये अमेंडमेंट हो चुका है बच्चों। अनलिस्टेड को काट कर क्या कर दो, डोमेस्टिक कंपनी कर दो साइड में, पहले सिर्फ अनलिस्टेड कंपनी का एग्जाम्प्ट हुआ करता था, अब सबका एग्जाम्प्ट है, ठीक है। और फिर सेक्शन 1043 लिखा हुआ है अमाउंट रिसीव फ्रॉम द रिवर्स मोर्गेज, अभी पढ़ के आए अपन, ये भी एग्जाम्प्ट है। और 1037 तो मैं बता ही चुका हूं कि अगर आपके पास अर्बन लैंड गवर्नमेंट ने कंपल्सरी एक्वायर कर ली है, उस पर 2 साल पहले तक खेती बाड़ी कर रहे थे आप, तो ये क्या होगा, आपका पूरा पैसा एग्जाम्प्ट होगा, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। मम, कैपिटल गेन हो गया, मम खत्म, फिनिश, खत्म। अब क्या करना है बच्चों, आपको क्वेश्चंस करने हैं, पीछे क्वेश्चन मैंने करवा दिए सारे क्या, अरे वाह अरे वाह, ये क्वेश्चन आज मैंने नहीं करवाया आपको, 13 नंबर करवाया था क्या, ये पेज नंबर है आपका 23 पे आइए, और प्लीज आंसर नहीं देखेंगे आप, हो जाइए स्टार्ट, देखते हैं कौन आंसर सही करता है। ये वही है जो मैंने नोट्स में करवा रखे हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन बना रखे हैं, उसके बेस पर बनाया हुआ है। आपको टैक्स लाइबिलिटी बतानी है, कैलकुलेट द टैक्स लाइबिलिटी assessment year 23-24 on the following cases। सबसे पहले मिस्टर एक रेजिडेंट है, टोटल इनकम है अदर देन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना, 2,40,000। देखो बच्चों, जब भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लिखा जाए ना, हमेशा 112 मानना उसको, 112 एक कब मानोगे, जब तक वो लिख ना दे, आई बात समझ में, जब तक वो लिखेगा नहीं कि शेयर्स वाला है, तब तक आप उसे अदर देन शेयर से मान के चलेंगे। 15,000 रुपए का फ्रॉम सेल ऑफ वैकेंट साइट, ऑब्वियसली बात, ये तो 112 का ही है। टैक्स बताना कितना आएगा इसका, टोटल इनकम अदर देन लिखा है, इसका मतलब ये इसमें शामिल होगा भाई, तो इस 15,000 पर
यहाँ पर रेजिडेंट है ये, तो 2,50,000 तक लगेगा नहीं टैक्स। तो कितना शॉर्ट पड़ गया है? 10,000। 10,000 कहाँ से एडजस्ट करोगे आप? कितना बच गया अब? कितना टैक्स रेट है? 20%। कितना आ गया? 10,000। क्योंकि रेजिडेंट भी है, इंडिविजुअल भी है, और इनकम भी क्या है उसकी? 1,000। 87 का रिबेट मिला है, कितने का? 1,000। टैक्स पेबल क्या आएगा? ये देखते हैं, ये नॉन रेजिडेंट है, इसका मतलब ना तो एडजस्टमेंट होगा इनकम का, और ना ही इसको क्या मिलने वाला है? 87A का रिबेट मिलने वाला है। ठीक है, 280 इनकम है, 10,000 शेयर फ्रॉम लिस्टेड इक्विटी शेयर एसटीडी पेड किया सेल ऑफ द परचेज, लॉन्ग टर्म लिखा हुआ है, इसका मतलब 112A है, पर 10,000 ही है, तो पूरा एग्जाम हो जाएगा। 1 लाख के बाद टैक्स होता है बच्चों ही, 280 पर टैक्स लगा दीजिए, कितना आएगा? इसमें से 250 कम कर दो आप। सर इसकी एज 62 है, कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों, क्योंकि रेजिडेंट होता है वही सीनियर सिटीजन होता है, ये नॉन रेजिडेंट है, तो 250 से माइनस करोगे, कितना आएगा? अब मल्टीप्लाई कितना होगा? 5%। कितना आ गया? प्लस क्या करोगे? 1587 का रिबेट नहीं मिलेगा। अगला बताओ भाई साहब, 81 साल का है, 5 लाख एग्जेम्पशन है, बिल्कुल सही। सेल ऑफ एग्रीकल्चर लैंड इन रूरल एरिया, मतलब ये कोई काम का है ही नहीं, तो 5 लाख पर तो सन्नाटा है, और बाकी 90,000 पर क्या लगेगा? 20%। कितना हो गया? क्या जोड़ दोगे? कितना आएगा? 720। लास्ट वाला बता। 18,720 टैक्स इसका, ये बस, ये बताओ। 82 हो चाहे वो 820 साल का हो, नॉन रेजिडेंट है तो ये 250 की ही चलने वाला है। ठीक है, तो क्या हो, कोई क्वेश्चन है क्या ये? इतने खुश हो रहे हो? खुश हो रहे हो इतने? सब कवर हो गया बच्चों इसमें, अब कुछ भी नहीं छोड़ा हमने। ठीक है, चलिए, तो कैपिटल गेन हमारा यहाँ कंप्लीट होता है बच्चों, और हम आगे बढ़ने जा रहे हैं इसके अंदर, और हमारा जो अगला चैप्टर है वो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इसका प्रिंट आउट निकाल लेंगे। रुकिए, पहले तो मुझे इसमें भी डालना पड़ेगा ना, अभी डाल रहे हैं, अभी करना है। मैं बताऊंगा वो लेना बेटा, 2-3 है इसमें। 2 जुलाई वाला है क्या? 46। देख लेता हूँ, एक तो ये नेट नहीं चलते इनके। देख लेता हूँ।
शांत रखिए। चिंता ये तो और क्या है, 12 तरफ है, लिख लेना घर पे खुद ही है, क्या तो फोटो कॉपी करो। लिख लेना तो यार, क्या याद हो जाएगा आपको। देखिए आपके पास ऑप्शन दो हैं, आप चाहो तो इसको लिख लेना यार, इतना कोई बड़ा ही 12 पेज तो है सारे, लिखोगे तो याद भी हो जाएगा साथ में। टाइम नहीं है आप लोगों के पास, के पास तो टाइम है, टाइम है। देखिए आईएफएस की चार्जिंग section of IFS, any income which is not specifically exempted and not chargeable under any other head of income shall be chargeable under the income from other sources। एक रेगुलरी हेड है, मतलब कोई 5 हेड के इनकम में कोई नहीं आता, सॉरी 4 हेड के इनकम में नहीं आता, तो फिर किस में आएगा ये। यहाँ पर मैंने आपको एक्स्ट्रा नोट बता रखा है, सैलरी का चार्जिंग सेक्शन कौन सा है, हाउस प्रॉपर्टी का कौन सा, पीजीबीपी का कौन सा, कैपिटल गेन और आईएफएस में कौन सा है, 56 सब सेक्शन 1 है। वैसे ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आज तक बना नहीं है कि चार्जिंग सेक्शन का नंबर पूछ ले आपसे, फिर भी पता होना चाहिए आपको। फॉलोइंग इनकम स्पेसिफिकली टैक्सेबल ओनली अंडर आईएफएस, ये कुछ इनकम सब बच्चों तो सिर्फ कहां पर टैक्सेबल होगी। सबसे पहले इनकम कौन सी है, डिविडेंड की इनकम। देखिए डिविडेंड की इनकम चाहे कैसा भी डिविडेंड हो, अगर आपको डिविडेंड मिलता है ना तो आईएफएस में ही जाएगा। एक क्वेश्चन था फेमस इंस्टीट्यूट का कि मान लो एक स्टॉक ब्रोकर है और उसके पास स्टॉक्स में कुछ शेयर्स रखे हैं, उन शेयर से उसे डिविडेंड मिला, कहां पर जाएगा, आईएफएस में ही आएगा। डिविडेंड चाहे आपका इन्वेस्टमेंट का हो, चाहे स्टॉक्स का हो, चाहे आपका स्टॉक इन ट्रेड के इन्वेस्टमेंट्स का हो, सारे डिविडेंड कहां जाते हैं, आपके आईएफएस में आते हैं। फिर पॉइंट नंबर 2 में लिखा हुआ कैजुअल इनकम, विनिंग फ्रॉम लॉटरी वगैरह। फिर गिफ्ट की इनकम, ये मैं करवा चुका हूं आपको, सबसे बड़ी इनकम यही थी। फिर शेयर्स प्रीमियम एक्सेस ऑफ, ये करवाना है मुझे। इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन कंपनसेशन ऑफ एनहेंस कंपनसेशन, याद है क्या, जब आपकी प्रॉपर्टी को कंपल्सरी गवर्नमेंट एक्वायर करती है तो आपको कंपनसेशन देती है, और अगर मान लो कंपनसेशन आपका एनहेंस हो जाता है तो आपको उसका इंटरेस्ट भी मिलता है। तो जो इंटरेस्ट होता है उसका 50% तो क्या होता है, टैक्सेबल होता है, और 50% क्या होता है आपका, एग्जम्प्ट होता है। अभी एग्जम्प्ट होगा, ठीक है, ये टैक्सेबल कहां पर होगा, इनकम फ्रॉम। अगर आपने कोई एडवांस मनी फॉरफिट कर लिए कौन से दिन के बाद, 1 अप्रैल 2014 के बाद, कहां पर आएगा, आईएफएस में आएगा। इंप्लॉय का कंट्रीब्यूशन जो प्रोविडेंट फंड का है वो भी कहां पर जाता है बच्चों, आईएफएस में जाता है। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, जो इंटरेस्ट मिलता है वो भी आईएफएस की इनकम होती है। इनकम ऑफ लेटिंग आउट द मशीनरी, अगर लेटिंग आउट हाउस प्रॉपर्टी करोगे तो कहां पर जाएगा, हाउस प्रॉपर्टी में। मशीनरी करोगे तो क्या, अगर आपने सब लेटिंग कर दिया है, सब लेटिंग, तो भी कहां पर आता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, सब लेटिंग में यहां पर आएगा। कंपोजिट रेंट, बताओ कंपोजिट रेंट क्या था, सर अगर रेंट के साथ साथ आपको कुछ और फैसिलिटी भी मिल रही है, कहता ना अभी फ्लैट मिला, उसमें एसी भी था, फ्रिज भी था, टीवी भी था, कूलर भी था, तो उस केस में क्या है कि अगर आप उसको सेपरेट कर पा रहे हैं तो बिल्डिंग का रेंट तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में, और वो दूसरा रेंट कहां जाता था, या तो पीजीयूपी में या फिर आईएफएस पैदा केस में भी।
और यदि मान लो आप उसे अलग अलग नहीं कर पा रहे थे तो पूरा कहां पर आ रहा था, आईएफएस या फिर पीजीपी के अंदर। आपको धीरे धीरे या कम कम याद आ रही है भाई, डेंजर साइन है। आगे बढ़ते हैं। एनी सम रिसीव्ड अंडर द कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी। कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी, ये पॉइंट हमने पढ़ा था सेक्शन 28 में भी। अगर पीजीपी में मिलता है तो कहां पर जाएगा, पीजीपी में जाएगा। अगर पीजीपी में नहीं मिलता तो कहां पर आएगा, यहां पर आएगा। सर कैसे पॉसिबल है ये? जैसे मान लीजिए कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी मैच्योर हो गई और पर्सन का डेथ नहीं हुआ है, उसी को मिल गया मैच्योरिटी, तो कहां जाएगा, ये पीजीपी में जाएगा। अगर मान लो डेथ हो गया, उसके लीगल हायर को मिल रहा है, तो कहां पर आएगा, आईएफएस में आएगा। एनी कंपनसेशन रिसीव फ्रॉम द एम्प्लॉयर। अगर एम्प्लॉयर से कोई कंपनसेशन मिल रहा है, सच कंपनसेशन नॉट टैक्स अंडर सैलरी। अगर वो कंपनसेशन सैलरी में टैक्सेबल नहीं है तो कहां पर आ जाएगा, ये आईएफएस में आ जाएगा। फिर कुछ और लिखा मैंने कि कौन कौन सी इनकम आईएफएस में आती है आपकी। सबलेटिंग की इनकम यहाँ पर आती है, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट यहाँ पर आता है, वैकेंट लैंड से को रेंट मिला। मतलब ये वो पॉइंट है बच्चों, हमारे बुक में नहीं लिखे हुए, ये मैंने किताब के अंदर से निकाल के लिखे हुए, जहां जहां लिखा हुआ ना सारा बुक इकट्ठा कर दिया। इंश्योरेंस क्लेम अगर आप कमीशन आपको मिलता है तो ये भी यहाँ पर आएगा। इनकम फ्रॉम अनडिस्क्लोज सोर्स, जो ब्लैक मनी है वो भी यहीं पर आती है। इनकम फ्रॉम प्राइवेट ट्यूशन से जो लोग पैसा कमाते हैं वो भी इनकम यहाँ पर आएगी। इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड। देखिए इनकम टैक्स जो होता है, बताओ वो क्या है, वो अलाउबल एक्सपेंडिचर नहीं है, नॉट अलाउड एज एक्सपेंस। और इनकम टैक्स का जो रिफंड होता है वो भी क्या है बच्चों, एग्जम्प्ट है। क्योंकि जब खर्चा है आपको टैक्सेबल नहीं है तो इनकम टैक्स का रिफंड क्या होगा, एग्जम्प्ट होगा। और इस इनकम टैक्स के रिफंड का जो इंटरेस्ट होगा वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगा। ठीक है। फैमिली पेंशन आती है इसके अंदर, डिविडेंड सभी टाइप के आ जाएंगे, डायरेक्टर की जो सिटिंग फीस है वो भी यहां पर आ जाएंगे। हाँ, खाली जमीन का अगर कोई रेंट मिलता है, अरे हाउस प्रॉपर्टी में कितना डिटेल में बात की थी, मेरे पास एक जमीन है, उस पर रामलीला वाले आते हैं मैदान पे, क्योंकि बिल्डिंग होनी चाहिए। सेक्शन 22 क्या बोलता था, अगर बिल्डिंग होगी तभी तो इनकम आएगी वहां पर। अगर खाली जमीन रेंट पे दे दिए तो क्या होगा वो, जी ये तो वही तो हाई प्रॉफिट का, अब सब बड़ा बड़ा लिखा हुआ था बेटा। पढ़ो। It may be noted that income from letting out the vacant land, ठीक है। अब डायरेक्टर को सिटिंग फीस मिलती है, वो आईएफएस में जाती है। सिटिंग फीस का मतलब क्या होता है, जब एजीएम वगैरह पढ़ लिया अपने क्या लोग, एजीएम में, तो जब एजीएम वगैरह होती है तो डायरेक्टर आते हैं बेटा, और डायरेक्टर उस बदले में पेमेंट चार्ज करते हैं। वो जो पेमेंट मिलती है उसे सिटिंग फीस बोलते हैं। कितना मैक्सिमम सिटिंग फीस दे सकते हैं, कैलकुलेशन नहीं पढ़ाएगी आपको, लोग के अंदर आता है ना कैलकुलेशन, कितना मैक्सिमम सिटिंग फीस दे सकते हैं, कंपनी कितनी पेड अप कैपिटल, ऐसा नहीं है कुछ। चलो कोई बात नहीं। डायरेक्टर को अगर कोई कमीशन बोनस मिलता है वो जाता है बेटा सैलरी में। अगर डायरेक्टर क्या है आपका, कौन सा डायरेक्टर है, एज एम्प्लॉय काम कर रहा है, डिविडेंड के सारे टाइप इसमें आ जाएंगे। डायरेक्टर सिटिंग फीस इसमें फिर से लिख दी मैंने। इनकम फ्रॉम एक्टिविटी ऑनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्स, अगर ऑनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्स हो रहा है वो भी यहाँ पर आएगा। स्टाइफन मिल रहा है किसी ट्रेनी को, ट्रेनी को तो स्टाइफन मिलेगा वो भी यहाँ पर आ जाएगा बच्चों। इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन अंडर यूआरपीएफ, ज्यादा आएगा कुछ, पुराना पुराना, थोड़ा जोर लगाओ दिमाग पर। सर इस तरह से हमने यूआरपीएफ बनाया था। यूआरपीएफ में एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन पर एटीसी नहीं मिलता था, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल नहीं होता था, इंटरेस्ट पे टैक्सेबल नहीं होता। जब इसमें पैसा मिलेगा तो एम्प्लॉय वाला क्या कर दोगे आप, एग्जम्प्ट कर दोगे। एम्प्लॉय का जो इंटरेस्ट है वो क्या होगा, आईएफएस की इनकम बनेगी। और एम्प्लॉयर वाला और एम्प्लॉयर का इंटरेस्ट कहाँ जाता था बच्चों, सैलरी हेड में जाता था।
ठीक है ना। आईएफएस की इनकम, तो देखो ये लिखा हुआ आईएफएस की इनकम, याद नहीं आता बेटा आप लोगों को कैसे कैसे काम चलेगा, क्या याद आ गया? Dividend receipt from the security held in stock in trade और एमपी एमएलएज, साला सैलरी लिखो, सैलरी सैलरी करो इसका, सैलरी है भाई, ठीक है, वो मिट गया मकसद। रिसीव फ्रॉम द स्टेट, ये इस वाले कंप्यूटर में लिखा हुआ है नहीं, हाँ इसी में ये वाला क्लास है ना, उसमें पढ़ा है ये फाइल, अभी भी निकाल सकते हो आप, बच्चों को लिखवाया था क्लास में, तो ये वही वाला फाइल है। सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्सेबल आईएफएस में होगा, ठीक है। साले को तो याद नहीं करूंगा यार। हाँ जी, कैजुअल इनकम की बात करें बच्चों, कैजुअल इनकम का मतलब क्या हो गया, ऐसी कोई इनकम जो आपको कैजुअली मिल जाती है, जैसे विनिंग फ्रॉम लॉटरी हो गया, क्रॉसवर्ड पजल हो गया, एक्सेट्रा। आजकल जो चल रहा है ड्रीम इलेवन, ड्रीम इलेवन से भी कोई पैसा आप कमा लेते हैं, वो भी कैजुअल इनकम मानी जाएगी। लॉटरी से पैसा कमा लेते हैं, कोई गेमिंग से पैसा कमाते हैं आप, ये सब कैजुअल इनकम है, जहां पर आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को यूज किया, लक आपका साथ दिया और आपको क्या कोई प्राइज मनी मिल गई, तो उस पर गवर्नमेंट क्या ले रही है, टैक्स ले रही है। पहली बात है ये इनकम आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाती है, और टैक्स कितना लगेगा हम देखने जा रहे हैं। लॉटरी का क्रॉसवर्ड पजल हो गया, कोई पेपर वगैरह में आती है ना पजल सॉल्व करने वाली, रेस इंक्लूडिंग द हॉर्स रेस, गैम्बलिंग, बैटिंग, कार्ड गेम, गेम शो के अंदर कोई पैसा जीत लिया, टेलीविजन या फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड जो आपका विनिंग है जैसे ड्रीम इलेवन, इन सब का जो पैसा होता है बच्चों, ये सारा कहां पर आता है आपका, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की कैजुअल इनकम के, ये सारी इनकम लक से आप कमा रहे हैं। गैम्बलिंग बेटा वो वाला गैम्बलिंग नहीं है, वो वाला है, ये गैम्बलिंग है कैसीनोज वगैरह के अंदर जो आप करते हैं, कैसीनोज में करते हैं ना, ये वो क्या नाम था, शाहरुख खान लड़का वो पकड़ा गया नशा करता, हाँ नशा ले रहा था वो, वही तो था ये, वो बच गया, वो उसका बाप तगड़ा था भाई, इसलिए बचा लिया, पैसे वैसे खिला दी होंगी गवर्नमेंट को, अदरवाइज तो वो लंबा जाने वाला था, ठीक है। ये सभी टैक्सेबल कहाँ होंगे आपके, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। देखिए आप चाहो तो इसको नोट कर लेना, सिर्फ 12 पेज ही तो है, आज हम 4 पेज पढ़ेंगे, कल हम लास्ट पूरा कर देंगे इसको, तो मेरा तो ये मानना है कि नोट ही कर लेना हाथ से, और जो अपना चैप्टर है ना ये इसके पीछे लगा देना, काट के अलग से लगा देना, बाकी फोटो कॉपी करवा लो तो आपकी मर्जी है भाई। नेक्स्ट नोट क्या बोल रहा है, सच इनकम शैल बी फुल्ली टैक्सेबल एंड नो डिडक्शन, आपको ये इनकम जो होगी टैक्सेबल होगी, इसके अगेंस्ट में कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी, ना ही एटीसी से एटीयू मिलेगी इनके अगेंस्ट में। सेक्शन 112 ए, 112 ट्रिपल वन ए और लॉटरी की इनकम, इन तीनों पर हमने ये बात बार बार लिखी है कि एटीसी से एटीयू इन पर नहीं मिलता, याद है ना बच्चों, हर जगह लिखवाया मैंने ये क्या होता है, डिडक्शन है बच्चों, चैप्टर 6 ए का डिडक्शन है, एटीसी से एटीयू तक डिडक्शन आता है, ये हम डिडक्शन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। देखो जरा डिडक्शन, थोड़ा एट ग्लांस दिया हुआ है, थोड़ा दिखेगा आपको, ये ऐसी बात नहीं है, ये क्या है, और ये क्या है, एटी सी से लेकर एटी, ये सारी डिडक्शंस, पूरी नहीं है, इसमें भी कम है थोड़ी बहुत, ये सारी आपको एक एक सेक्शन के साथ याद करवाऊंगा बेटा, जितने भी दिख रहे हैं ना आपको, इस क्लास में ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जो विद सेक्शन नहीं भूलेगा, विद सेक्शन हटवा दूंगा आपको मैं, ये मेरा काम है, वो करूंगा जो करेंगे अपन, तो ये नहीं मिलेगा आपको, इसके अगेंस्ट में नहीं मिलेगा, कैजुअल इनकम के अगेंस्ट में आपको कोई भी खर्चा भी अलाउ नहीं किया जाएगा, अगर आपने कोई इनकम लॉटरी की इनकम कमाई है तो उसके लिए जो भी आपने खर्च किया वो खर्चा भी आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो मैंने एक एक हजार के 10 टिकट परचेज किए, कितना खर्चा हुआ मेरा, 10,000,
और मुझे लॉटरी का प्राइज मिला 1 लाख रुपए, एक टिकट पे लॉटरी निकल गई 1 लाख रुपए की, तो मैं कहूंगा कि सर 1 लाख कमाने के लिए 10,000 मैंने खर्च भी तो किए हैं। तो गवर्नमेंट कहेगी ना भाई, ये जो खर्चा है वो अलाउ नहीं करेंगे हम, इतनी 1 लाख हम टैक्स ले लेंगे। दूसरा एग्जाम्पल, ड्रीम 11 को मैंने 50 टीमें बनाई और जाके एक टीम पर पहला पैसा जीता मैं, तो 50 टीमों का मैंने जो ऐसे बनता है बेटा, क्यों गेम होता है, मतलब इसमें पता है आपको ड्रीम 11? बहुत सारे बच्चे इनको नहीं पता होता है। 50 टीम के 2,500 रुपये लग जाएंगे। लो भाई, ये बता रहे 2,500, देखो एक्सपर्ट बंदे बैठे हैं यहाँ, यहाँ तक बता देते कितना पैसा लगेगा, कौन सी टीम जीतेगी। ये बना दिए हैं और आपने मान लो पैसा जीता, इसमें 1 लाख रुपए का विनिंग आ गया आपका, तो ये खर्चा आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। इसमें जो टैक्स रेट है 115 बीबी में लिखा गया है, और कितना टैक्स रेट है इसका, 30%। इसमें से आप क्या नहीं कर सकते, बेसिक जम्पशन लिमिट एडजस्ट नहीं कर सकते। देखिए अगर मैं थोड़ा सा आपको एट ग्लांस कुछ चीजें बताऊं, तो कुछ चीजें तो कॉमन है। देखिए ये आपका सेक्शन है 111A, 112A, 112 और 115BB। 87A की रिबेट यहां मिलती है, यहां नहीं मिलती, यहां मिलती, यहां मिलती। बेसिक एग्जम्पशन लिमिट एडजस्टमेंट, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का एडजस्टमेंट बेटा यहां होता है, यहां होता है, यहां होता है और यहां नहीं होता। 80C से लेकर 80U, यहां भी नहीं, यहां भी नहीं, यहां भी नहीं और यहां भी नहीं। एक्सपेंस अलाउड यहां पर है, यहां पर है, यहां पर और यहां पर नहीं है। ये चीजें आपको पता रहनी चाहिए। टैक्स रेट इस पे कितना है बच्चों, 15% है। इस पे कितना है, 10%, वो भी एक्सेस ऑफ 1 लाख। इस पे कितना है, 20%, और यहाँ पर कितना है, 30%। वन वन फाइव बी मतलब लॉटरी की इनकम, अब यही तो पढ़ रहे हैं अपन। ट्रिपल वन ये तो पता है ना, ये पता है बाकी। सरचार्ज बता दो तो भी लिख लो। सरचार्ज यहाँ पर 15% मैक्सिमम, यहाँ पे 15% मैक्सिमम, यहाँ 37 और यहाँ भी 37। हो गया, हटा दो। मैं अभी इसके साथ में एक फाइल और अटैच करूंगा बच्चों, उसका भी प्रिंट आउट निकाल लेना। इसका अगला जो चैप्टर होगा हमारा क्लबिंग वाला, क्योंकि वो मंडे से स्टार्ट नहीं होगा। मंडे को तो मैं आपकी डाउट क्लास में अनाउंस कर रखी है, मंडे को हम स्टार्ट करेंगे डाउट क्लास हमारी। दीपावली से पहले तक कोशिश करूंगा आपका डायरेक्ट टैक्स कंप्लीट करवा दूंगा। जीएसटी हम स्टार्ट कर लेंगे बाद में, जीएसटी कंपेयर टू छोटा भी है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होगा, कुछ क्वेश्चंस वगैरह मैं आपको दूंगा, मॉड्यूल के अलावा भी कुछ क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए दूंगा, उसकी प्रैक्टिस करना आप स्टार्ट करना। कि जब तक मैं आपके सामने रोज आ रहा हूँ यहाँ पर, आप मेरे लिए क्लास लेने आ रहे हो यहाँ पर या मुझसे मिल रहे हो, तब तक आप मुझसे फेस टू फेस मिल सकते हो। उसके बाद में हमारा कम्युनिकेशन गैप आ जाएगा। आप मुझे एप्लीकेशन पे या व्हाट्सएप पे पूछोगे, या मुझसे आप फोन पे बात करोगे, और फोन पे नॉर्मली शाम को 7 बजे के बाद फोन उठाता हूँ मैं, 7 बजे 7:30 बजे के बाद, और बहुत बार नहीं उठा पाता।
यार बहुत सारे काम रहते हैं मुझे घर पे जाने के बाद में, सुबह 7 बजे निकलते हैं, 7:30 बजे घर पहुंचते हैं, उसके बाद में फिर वो समझ रहे हो आप, समझ सारे काम करने पड़ते हैं घर के। घर का काम मतलब वो पोछावारी नहीं, खाना बनाना भी नहीं, कोई राशन लेके आना है, कोई बच्चा कोई कुछ ये करना है, कोई सामान लेके आना है, वो सारे काम रहते हैं, बहुत एक्टिव रहता है शेड्यूल। तो इसीलिए तो ये कम्युनिकेशन गैप बनना स्टार्ट हो जाएगा हमारा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जितना जल्दी हो सके आप इन क्वेश्चंस को कंप्लीट करना स्टार्ट करो, चीज़ों को मगअप करना स्टार्ट करो, चीज़ों को रिलेशन बनाना स्टार्ट करो। और एक बार आपने क्वेश्चन को करना स्टार्ट कर दिया ना, अगर आपको ट्रिक पता चल गई कि किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछ रहा है, कैसे कैसे चीज़ें लिंकेज हो रही है, और फिर उसके बाद में चाहे कितना मर्जी लिंक बना के दे दे एग्जामिनर, फिर आप आराम से उसको हैंडल कर जाओ। हटा दो उसको। तो देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है इसके अंदर, 87 का रिबेट यहाँ मिलता है बच्चों। और ये नोट लिखा हुआ मैंने कि सर जो कैजुअल इनकम होती है आपकी, अगर वो 10,000 से ज्यादा आपको मिली है तो उस पर टीडीएस कटता है। टीडीएस क्या है, हम टीडीएस पढ़ेंगे टीडीएस वाले चैप्टर के अंदर, है ना। टीडीएस कितना कटेगा, 30% से टीडीएस कटेगा सेक्शन 194 बी और बीबी के अंदर। इफ कैजुअल इनकम, ये हमारा टीडीएस का चैप्टर, चैप्टर 9, बहुत सारे सेक्शन है बच्चों टीडीएस के। बहुत सारे, देखो कितने पेज है, 147 पेज। तो हाँ, तो सिर्फ लो में लंबे चैप्टर हो सकते हैं क्या, टैक्स में नहीं हो सकते बड़े चैप्टर। इफ कैजुअल इनकम मोर देन 10,000 then under section 194 बी और बीबी टीडीएस डिडक्टेड ऑन द सच इनकम एट द रेट कितना होगा, 30%। इफ इन केस ऑफ विनिंग फ्रॉम रेस अदर देन हॉर्स रेस तो 194 बी और बीबी नोट अप्लाई होगा। इसका मतलब क्या बच्चों, ये सब हम कहाँ डिस्कस करेंगे, टीडीएस वाले चैप्टर में। फिर भी क्यों लिखा सर आपने, क्योंकि जब रिवीजन करोगे ना तो आपको ये नोट समझ में आएगा कि सर ने क्यों लिखा हुआ है, ठीक है ना। अभी क्योंकि हमने पढ़ा नहीं इसलिए ये कनेक्ट नहीं कर पाओगे। चलो, ये कैजुअल इनकम था, इस पे मैंने क्वेश्चंस बना रखे हैं, इसके आंसर भी साथ ही दे रखे हैं। मिस्टर पी है जिनके पास सैलरी की इनकम है 8 लाख रुपए की, विनिंग फ्रॉम लॉटरी कितना 1 लाख का, ग्रोस है बच्चों ये, तो बताना कितना टैक्स पेबल होगा। टोटल इनकम कितना हो गया, 9 लाख हो गया। विनिंग पर कितना आएगा, 30%, और नॉर्मल पे कितना आएगा बच्चों आपका 70 to 500, टोटल कितना हो गया 1,25,000, टैक्स जोड़ दीजिए 4%, तो टैक्स पेबल आएगा 10,6600। रिपीट करूं, रिपीट करूं, एक मिनट, शायद कुछ पूछ रहे बच्चे। ऐसे रेट्स अपने मैंने नहीं बनाया अभी, अपने का टाइम ही नहीं अपने। टीम भी मिला, आज देखेंगे, आज मजा आएगा। अगर 200 रन मारने के बाद भी हार गया, तो देखो कुछ भी है, इंडिया हारा जरूर था पर पांडे ने दिल जीत लिया। शानदार 3 लगातार जीत, तो बॉलर है ना, बस यही बकवास है अपने इंडिया के। देखो आपके पास सैलरी की इनकम कितनी है, 8 लाख रुपए की। अरे प्लीज, लॉटरी की इनकम कितनी है, 9 लाख। लॉटरी पे कितना टैक्स लगता है बच्चों, 30% लगता है टैक्स। इसका मतलब लॉटरी टैक्स कितना हो गया आपका, 30,000 का हो गया। 8 लाख पे टैक्स कितना बनेगा, 5 लाख पे तो बनेगा 12,500, और बाकी बच गया 3 लाख का 20% कितना हो गया, 60,000। टोटल लगा दो सबका, 1,02,500, जोड़ोगे इसमें 4 ब्रांचेस तो 1,66,66,66। ये कर दीजिए अपने आप।
सैलरी की इनकम आपकी 4 लाख रुपए की, विनिंग कितने के बच्चों? 50,000 की। याद रखना 4,50,000 है, इसका मतलब 87A का रिबेट मिलेगा। तो विनिंग हो गया आपका 15,000 रुपए का, और इसमें आ गया आपका 5% के हिसाब से 7,500, टोटल आ गया 22,500, माइनस करोगे 12,500, 10,000 में जोड़ दोगे 400, 10,400। ठीक है, अगला क्वेश्चन करके देखो। इंटरेस्ट की इनकम है 2 लाख की, विनिंग की इनकम है 2 लाख की, कैलकुलेट करना टैक्स पेबल। अगर वो नॉन रेजिडेंट है तो क्या होगा, रेजिडेंट होगा तो क्या होगा? तो अगर वो नॉन रेजिडेंट है तो बच्चों क्या है, 4 लाख की इनकम है, 2 लाख तो अदर इनकम है, और विनिंग की इनकम कितनी है? 2 लाख रुपए की। एडजस्टमेंट नहीं कर पाओगे यहाँ से, आप इसे एडजस्ट नहीं कर पाओगे, तो इस पूरे पे कितना लगेगा आपका? तो जोड़ दीजिए, सेस से आ गया आपका टैक्स पेबल। अगर आप इसी क्वेश्चन में रेजिडेंट हो जाते तो क्या होता? तो बेटा ये एडजस्टमेंट हो जाता है, यहाँ से एडजस्टमेंट होगा तो कितना कम हो जाएगा, यहाँ से 50,000 कम हो जाएगा, कितना बचेगा ये? अरे अगर ये रेजिडेंट हो जाएगा तो बोल रहा हूँ। बिल्कुल सही बेटा, विनिंग की इनकम में एडजस्टमेंट नहीं होता, तो इसका सेम आंसर पे 87 तो मिलेगा ना। 49400 आ रहा है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 है, विनिंग की इनकम है 30,000 रुपए की, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 दे रखा है 3 लाख रुपए का, अदर इनकम दे रही है 70,000 रुपए की, पूरा का पूरा 5 लाख बना दिया। टैक्स पेबल बनाना रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट दोनों केस में। 5 लाख की इनकम बच्चों, सभी इनकम को अलग अलग बांट दोगे आप। ये बन गया आपका विनिंग का इनकम, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112, इसमें 1 लाख कम करोगे 2 लाख बचेगा, समझाया ना? 1 लाख कम करके 2 लाख बचेगा। 112 में 1 लाख रुपए है, और यहाँ पर कितना 70, इसमें 250 कम करोगे कितना शॉर्ट पड़ेगा आपका? 180। 180 में 1 लाख यहाँ एडजस्ट कर लीजिए आप, बचा हुआ 80,000 यहाँ एडजस्ट कर लीजिए, कितना बच गया यहाँ पर? अब 120 का कितना आएगा? 10% कितना हो गया? 12,000, ये आ गया 9,000, टोटल कितना आ गया बच्चों आपका? 21,000 में लेस कर दो 87A का रिबेट 9,000। 9,000 क्यों? क्योंकि 112A के अगेंस्ट में 87A नहीं मिलता, तो बचा हुआ 12,000 पे नहीं पल्ले पड़ा, फिर से बनाओ। आपके पास तो प्रिंट आउट भी तो नहीं है। अगर 1 लाख पहले 112A से एडजस्ट कर ले लो भाई, इनका कहना है कि सर 112A से एडजस्ट कर लो आप, तो ये ज्यादा बढ़िया आंसर आएगा। लो भाई, इनके कहने पे कर लेते हैं, हो सकता है सही, कोई दिक्कत नहीं। बताइए, हमने कर दी है। चलो, टोटल इनकम आपकी 5 लाख है बच्चों, इसमें सबसे पहले कौन सी आएगी आपकी? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, तो इसको साइड में कर लेते हैं, विनिंग को। ये है विनिंग। विनिंग कितना हो गया बच्चों आपका? अरे क्या लिख दिया? विनिंग है आपका 30,000 का, ठीक है। और ये इसके बाद में है 112A कितना है बच्चों आपका? 3 माइनस से कितना हो गया? 2 लाख हो गया। और 112 कितना है आपका? 1 लाख। अब बताओ अदर कितना बचा हुआ है? 70,000। लेस करोगे इसमें 250, 180। इनका कहना है कि सर पहले इसमें से एडजस्ट कर लो इसको, तो 180 इसमें एडजस्ट हो गया, यहाँ कितना बच गया? यहाँ पे लगाओ 20%, कितना आ गया? 20,000। यहाँ पर होगा 10% के हिसाब से 2,000, यहाँ पर होगा 30% के हिसाब से, लगाओ तीनों का टोटल
31,000 लेस करो 87 ए का रिबेट 12,500 तो पूरा मिल जाएगा ना। 18,500 प्लस करो इसमें 4%, 19,240। तो भाई ये कह रहे हैं सर 19,240 ये देना पसंद करेंगे कंपेयर टू 12,480। नहीं, ऐसे बताऊं क्यों? ये आप जो सोचा आपने बिल्कुल बढ़िया सोचा बच्चों, ये आना चाहिए दिमाग में। इसमें दिक्कत क्या आ रही है? क्योंकि आपकी जो लॉन्ग टर्म की इनकम है ना वो ज्यादा है 1 लाख। अगर ये 50 होता ना यहाँ पर और ये बढ़ा हुआ होता तो आप वाला फॉर्मूला लग जाता है इसके अंदर। कैसे? अगर यहाँ पर होता ये जो ना ये होता 3.5 लाख का, 3,50,000 और ये होता केवल 50,000, तो आप वाला फॉर्मूला सेटिंग बैठता है यहाँ पर। फिर आपका जो बता रहे हो टैक्स कम आता है आपके हिसाब से, जो आप बता रहे हो ना फिर टैक्स कम आता है, और ये नहीं बैठ रहा। ठीक है, जब मैंने आपको ये पढ़ाया था उस पर भी बताया था, मैं फिर बता रहा हूं, जब भी क्वेश्चन के अंदर 112A और 87A का रिबेट दोनों एक साथ आ जाए, 87A कब आएगा? इनकम 5 लाख के अंदर है, 112 भी आ गया आपका, और साथ में कॉम्बिनेशन में 112 भी आ गया है, तो फिर आपको ये एक कॉम्बिनेशन बना के देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा दोनों तरफ, तो करना ही पड़ेगा। अगर ये रेजिडेंट हो जाएगा, मतलब नॉन रेजिडेंट होगा तो क्या हो जाएगा भाई? तो ये एडजस्टमेंट होगा ही नहीं कहीं पर, इस पर पूरा, इस पर पूरा, और इस पर ये तो आ ही जाएगा। एस को 87A का रिबेट तो मिलेगा नहीं, इतना टैक्स पेबल आ जाएगा। है क्या बात समझ? चलिए अगली इनकम बच्चों आपकी इनकम फ्रॉम मशीनरी, प्लांट और फर्नीचर लेट ऑन हायर। अगर आपका काम है मशीनरी वगैरह को या प्लांट एंड मशीनरी को रेंट पर देने का, आपका बिजनेस है तो ये इनकम बिजनेस में जाएगी। अगर आपका बिजनेस नहीं है, ये आपने वैसे रेंट पे दिया हुआ कैजुअली, तो ये इनकम कहां पर आएगी आपकी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी में कौन सी इनकम जाती है? हाउस प्रॉपर्टी की इनकम जाती है, और मशीनरी हाउस प्रॉपर्टी नहीं होती है। Income from letting out machinery, plant or furniture taxable under IFRS if rent is not taxable under PGBP। क्यों लिखा है? अगर आपका मेन बिजनेस क्या है, मशीनरी को लेट आउट करने का ही बिजनेस है, तो कहां पर चला जाएगा वो? अदरवाइज कहां पर आएगा? इनकम बाय वे ऑफ लेटिंग आउट एंड एसेट्स एज अ पार्ट ऑफ द बिजनेस एक्टिविटी, देन द सच रेंट टैक्सेबल अंडर PGBP। क्या आपके दोनों पार्ट समझ में आ गए? नेक्स्ट पॉइंट, ये मैंने हाउस प्रॉपर्टी से कॉपी मारा है बच्चों, सेम टू सेम। देखिए क्या है, कंपोजिट रेंट। कंपोजिट रेंट का मतलब होता है द ओनर ऑफ प्रॉपर्टी में सम टाइम रिसीव द रेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ बिल्डिंग एज वेल एज अदर एसेट्स, फर्नीचर, टीवी, एसी एक्सेट्रा, लिफ्ट, सिक्योरिटी, 24/7 इनटू और पावर बैकअप। सेम टू सेम दिखा देता हूं आपको। Composite rent. The owner of the property may sometime receive the rent, building as well as other assets like furniture, plant, machinery. Different services, lift, security, power backup. हम क्या कह देंगे? Composite rent. तो क्या टैक्स ट्रीटमेंट है इसका? अगर उसे आप सेग्रीगेट कर पा रहे हैं, सेपरेबल कर पा रहे हैं, तो जो बिल्डिंग वाला है तो कहां जाएगा? और ये वाला कहां पर आएगा? PGBP या फिर IFRS में। PGBP में कब आएगा? जब आपका मेन बिजनेस यही है, अदरवाइज कहां जाएगा? IFRS में। उसे अलग अलग नहीं कर पाते तो पूरा का पूरा PGBP या IFRS में। इस पर मैंने ट्रिपल स्टार भी लगवा रखा था, वहां पर भी और यहाँ पर भी। सेम टू सेम देख लीजिए अगर अपने मॉड्यूल में, तो ऐसा कैसा डायग्राम मैंने बना के दिया हुआ आपको। डिडक्शन अलाउड अगेंस्ट द इनकम। अगर आपने कोई रेंट वगैरह, रेंट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी या फिर कंपोजिट रेंट की जो इनकम है उसके केस में आपको रिडक्शन भी मिलेगा। रिडक्शन भी तो लोगे ना, आप इनकम कमाओगे कि अगर ये इनकम होती कौन सी, ये इनकम अगर आपकी बनती
अरे नवीन नवीन कह रहे हैं भाई कि सर ये 5,01,000 होता तो मार्जिन रिलीफ ही मिलता क्या? मार्जिन रिलीफ 50 लाख के बाद मिलता है भाई। 87 ए की रिबेट में कोई मार्जिन रिलीफ थोड़ी, ये अमीरों की बात है, ये गरीब आदमी की बात है। तो मार्जिन रिलीफ यहाँ नहीं मिलता, मार्जिन रिलीफ 50 लाख की बाद वाले पे मिलता है। ठीक है, अगर आपकी कोई इनकम होती, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो वहां पर आपको सेक्शन 24 सब क्लोज ए का आपको 30% मिलता है डिडक्शन। 24 बी इंटरेस्ट भी मिलता है आपको, वहां अलाउ होता, याद है ना? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सबसे पहले क्या होता था? जीएवी होता था। बहुत बढ़िया भाई, याद आ गया। चलो इसमें से क्या माइनस करते थे हम? म्यूनसिपल टैक्स। अरे वाह, फिर क्या आ गया? बहुत बढ़िया, फिर क्या करोगे? अंडर सेक्शन 24 में ए में क्या था और बी में क्या था? इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। बताओ बेटा, अगर प्रॉपर्टी एसओपी है तो मैक्सिमम इंटरेस्ट कितना हो सकता है? 2 लाख या फिर 30,000 अगर आप कंडीशंस पूरी नहीं कर पाए, है ना? तो अगर ये इनकम हाउस प्रॉपर्टी की होती है तो बहुत सारी चीजें आपको देखो माइनस करने को मिल रही है ना। और ये इनकम कौन सी बन गई? अब आईएफएस की मिल गई, तो गवर्नमेंट कह रही कोई बात नहीं, हम आपको डिडक्शन देंगे। तो कौन कौन सा डिडक्शन मिलेगा आपको? सबसे पहला क्या बताया? करंट रिपेयर सेम टू सेम सेक्शन 30 की तरह। कौन सा 30 है ये? अरे पीजी में सेक्शन 30 पढ़ा था ना, कि किसी बिल्डिंग का या प्लांट मशीनरी का अगर आपने रेंट पे किया अलाउ होगा, रिपेयर किया अलाउ होगा, इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया वो भी अलाउ हो जाएगा, डेप्रिसिएशन और अनअब्जॉर्ब डेप्शन आपको भी अलाउ होगा सेम सेक्शन 32 की से, और एनी अदर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी क्या होगा? आपको अलाउ हो जाएगा। मतलब सारे के सारे वो खर्चे आपको अलाउ कर दिए जाएंगे। देखिए बच्चों, जब भी कोई इनकम टैक्सेबल होती है ना, तो गवर्नमेंट खर्चों को मना नहीं कर सकती कि मैंने पैसा कमाया, मैं टैक्स पे करना चाहता हूँ, तो मेरे खर्चे को तो एडजस्ट करो आप। गवर्नमेंट अलाउ करेगी कि ठीक है, तूने इनकम कमाई है तो तेरे खर्चे हम अलाउ करेंगे। अगर इनकम कमाई है और यदि इनकम आपकी कैजुअली आपको मिल रही है तो वह खर्चा अलाउ नहीं किया जाएगा। गवर्नमेंट कह रही है भाई आपको गॉड गिफ्ट है, भगवान ने आपको आशीर्वाद दिया है, तो इस आशीर्वाद में थोड़ा सा हमें भी दे दे टैक्स के रूप में। हाँ, अगर आपने कोई ब्लैक मनी अर्न किया है तो वहां पर भी खर्चे अलाउ नहीं होते, बाकी सब इनकम के अगेंस्ट में खर्चे आप अलाउ कर सकते हैं। इसके बाद में कौन सा बच्चों? फैमिली पेंशन। फैमिली पेंशन का मतलब क्या है कि सर एक एम्प्लॉय जो कंपनी में काम करता है, एम्प्लॉय की डेथ हो गई है, तो जो एम्प्लॉय मर चुका है उसके परिवार वालों को जो पेंशन मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं? फैमिली पेंशन। देखिए पेंशन जो होता है वो सैलरी हेड की इनकम होती है, याद है या भूल गए? यहाँ तक पेंशन दो टाइप का था, कम्यूटेड पेंशन, मंथली पेंशन। मंथली पेंशन क्या होता है? गवर्नमेंट एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल, एग्जाम क्यों? अरे मंथली तो सबके हाथ में टैक्सेबल होता है, कॉम्पिटेड पेंशन गवर्नमेंट के हाथ में एग्जाम होता है ना। तो ये पेंशन कौन सी इनकम होती है? इनकम फ्रॉम सैलरी की। पर यदि फैमिली पेंशन है तो ये कहाँ पर आएगा? आईएफएस में आएगा। क्यों नहीं? क्यों सर? क्योंकि याद करो सैलरी में हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि जब तक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप नहीं होगा तब तक जो अमाउंट है वो सैलरी में टैक्सेबल नहीं होगी। पेंशन में रिलेशनशिप होता है, फैमिली पेंशन में नहीं होता। एक पर्सन जिसकी डेथ हो गई है उसके परिवार को पेंशन मिल रहा है, क्या उसका रिलेशन था क्या उस एम्प्लॉयर के साथ में? नहीं। तो कहां पर आता है? तो जो फैमिली पेंशन है बच्चों, क्या लिखा? फैमिली पेंशन मीन्स ए रेगुलर मंथली अमाउंट पेबल बाय द एम्प्लॉय टू द ए पर्सन बिलोंगिंग टू द फैमिली ऑफ डिजीज, मतलब मरा हुआ कर्मचारी, डिजीज एम्प्लॉइज। फैमिली पेंशन इज टैक्सेबल अंडर आईएफएस। बट इसमें से क्या मिलेगा आपको? स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। देखो सैलरी में जाता तो 50,000 मिलता, यहाँ थोड़ा सा दे रहे हैं। कितना दे रहे हैं देखो? 1/3 ऑफ और 15,000 विच एवर इज लोअर। Lump sum payment made by way of the compensation to the widow or other legal heir of employee who is die with still the services on the non taxable income। अगर आप सर्विस के दौरान, मतलब ऐसी सर्विस कर रहे हैं आप, काम करते करते मर गए, कोई ऐसे कोई मिसहैपनिंग हो गया, तो जो लमसम पेमेंट, देखो पेंशन की बात नहीं हो रही यहाँ पर, एक पेमेंट भी देना पड़ता ना हर जाने के रूप में, वो एग्जाम्प्ट होता है उस विडो के हाथ में। ठीक है, बोलो ना। एक छोटा सा क्वेश्चन बना के दिखाया वैसे ही मैंने। मिस्टर एक्स की डेथ हो गई है, इस तारीख को फैमिली पेंशन मिल रहा है 8,000 पर मंथ। तो बताओ क्या होगा? कितना मिला है? 4 महीने के हिसाब से कितना मिल गया? 32,000। इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना मिलेगा? 1/3 और एडोक 15। लोअर कौन सा? ये वाला टैक्सेबल कितना होगा?
अमाउंट। बोलिए। तो चलिए अपने क्लास को आज यहीं रखेंगे हम, और हम मिलेंगे अगली क्लास में। इसके प्रिंट आउट चाहो तो ले आना, या फिर आपको लिख लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा भाई। 12 ही तो पेज हैं टोटल। रुको एक मिनट, अगर आप लिखने जा रहे हो ना तो कुछ बताना मुझे, हो सकता है इसमें एक्स्ट्रा मैंने कुछ बता रखा हो। सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है जी। एक ये काट देना। अगर आप लिखने जा रहे हो तो पेज नंबर 11 के बाद मत लिखना, काट देना। ये बोनस ट्रिपिंग काट देना, आपके सिलेबस से हटा दिया है पूरा बोनस ट्रिपिंग। पेज नंबर 11 में जो लिखा हुआ है ना, ये हट गया बेटा, पहले था अब काट दिया इन्होंने। बोनस को कैसे स्ट्रिप करते हैं? सेक्शन डिस्कस इन कैपिटल गेन, मतलब ये कैपिटल गेन से लिंक था, ये पहले था इसलिए मैंने करवा दिया था, अभी हट गया है तो हटा देना इसको। बाय बच्चों।